हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मैं आपके लिए फिर से एक स्टैटिक वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हैं जैसे वैल्यू एडेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर, वो सब अवेलेबल है। सो गो चेकआउट clearias.com। वो सारे स्टडी मटेरियल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज जाइए एंड चेक करिए clearias.com को। एंड उनका टेलीग्राम चैनल भी है, सो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे भी जाके चेक करिए, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहें। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने फीडबैक, क्वेश्चंस, डाउट्स बताइए। बिकॉज आप जितना ज्यादा डाउट्स करोगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। सो हिस्ट्री ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई नो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री काफी बोरिंग हो जाता है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हम अभी का ट्रेंड देख रहे हैं तो क्वेश्चंस हमारे कैसे आ रहे हैं, कोड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा, अभी एनालाइज किया, सॉरी लास्ट ईयर नहीं, इस साल की अगर हम बात करें तो कोड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन आप तभी सही कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब आपका बेस क्लियर है। एंड मैं आपको एक एक चीज समझा रही हूँ, एक एक लाइन समझा रही हूँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ। सो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है जो आप ये वीडियोस देख रहे हो। आई नो जो मैंने मौर्यन एम्पायर की जो मैंने पहले वीडियो डाली उसमें थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैं दोबारा से वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप प्लीज जाइए दोबारा वो वीडियो देखिए, बिकॉज उससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सोर्स ऑफ हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, तो इसीलिए प्लीज उसको जाके दोबारा से देखिएगा। एंड अभी हम लोग मॉडर्न इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो इस बात को। जो मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ ना, इससे आपके क्वेश्चन प्रॉपरली सही हो जाएंगे। इस जस्ट बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपकी बढ़ा रही हूँ। सो उससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, पहली बात। एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कोड वाले या असर्शन रीजन वाले, सो वो क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं सब कुछ कवर कर रही हूँ, मैं एक एक चीज कवर कर रही हूँ। सो इसीलिए प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर मेंशन करिएगा। ओके, अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में मौर्यन एम्पायर के बारे में देखा। आपको ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने दोबारा अपलोड किया है, प्लीज दोबारा उसको जाइए एंड वो वीडियो चेक करिए। एंड मॉडर्न एम्पायर में हमने क्या देखा, ओरिजिन ऑफ एम्पायर देखा, मॉडर्न एम्पायर देखा। एंड उसके बाद हमने देखा फाउंडेशन कैसे रखा गया, नींव कैसे रखी गई उस मॉडर्न एम्पायर की, कि चंद्रगुप्त ने क्या किया, फायदा उठाया। वो जब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया अलेक्जेंडर की डेथ के बाद, सो वहां पे वो गए, वहां पे उन्होंने सारे ग्रीक गवर्नर्स को हटा के वो स्टैब्लिश किया एम्पायर। देन उसके बाद फिर उन्होंने धनानंद को हराया, फिर मगध में अपना पूरा राजपाट उन्होंने फाउंड किया, फाउंडेशन रखा। ये सब चाणक्य की मदद से किया, चाणक्य ने स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। बस ये स्पेक्यूलेटिव है कि उन्होंने पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को जीता कि उन्होंने मगध को जीता, बट जो भी था ये दोनों टास्क उन्होंने कंप्लीट किए थे। एंड 321 बीसी में उन्होंने पूरा फाउंडेशन रख दिया था मौर्यन एम्पायर का। देन हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, देन हमने अशोक के बारे में पढ़ा कि अशोक ने कलिंग कैसे जीता। अशोक का नाम कामशोक, चंद्रशोक, देन धामशोक कैसे पड़ा। अशोक ने बुद्धिज्म इम्ब्रेस किया, क्यों इम्ब्रेस किया, क्या किया उन्होंने। सो ये सारी चीजें भी हमने कवर करी थी मॉडर्न एम्पायर में। सो आप प्लीज दोबारा जाओ, उस वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री का बहुत क्वेश्चन उससे बन रहा है, गो चेक दैट आउट। नेक्स्ट हम बढ़े थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे। हमने देखा था कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी सेंट्रलाइज था। अब जैसे विद टाइम क्या हो रहा था कि सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये वाली चेंज चल रही थी। जैसे अगर हम वैदिक पीरियड से मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे थे तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। मॉडर्न से अगर हम गुप्ता में जा रहे थे, जहां पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड आ जा रहा था, सो वहां पे हल्का सा क्या हो रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था। उसके बाद स्लाइड डिसेंट्रलाइजेशन। देन जब हम गुप्ता से कहाँ पे आ रहे थे, मेडाइवल तक पहुंच रहे थे, जिसमें बीच में राजपूत आ गए थे। सो वहां पे हमारा काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला था, हाईली डिसेंट्रलाइजेशन था। फिर जब दिल्ली सल्तनत आई तब वहां से हमारा क्या चालू हो गया था, सेंट्रलाइजेशन फिर चालू हो गया था। इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम लाके सेंट्रलाइजेशन किया, फिर मुगल्स
सो इन सब की वजह से सेंट्रलाइजेशन फिर चालू हुआ, बट बीच में फिर से जागीरदारी आया, तो जागीरदारी क्राइसिस की वजह से फिर से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। देन फिर से कौन आए, फिर से अकबर शेरशाह जब आए, तो अकबर शेरशाह ने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन फिर से वो लेके आए। देन अगेन क्या हुआ, जब औरंगजेब के टाइम पे फिर से जागीरदारी वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो वहां पे फिर से हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। देन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में फिर सेंट्रलाइजेशन हम थोड़ा देखते हैं। तो इस तरीके से जो चेन ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है वो कंटिन्यू हो रही है वैदिक से लेके मॉडर्न तक। एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज्यादा एफिशिएंट बताया गया कि उसको हमारे अभी के इंडियन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंपेयर किया गया। अगर हम सोर्स देखेंगे कि हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स कहाँ से मिला था, तो वो हमें अर्थशास्त्र से मिला था, जो किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। एंड और भी हमें मिला था, जैसे कि हमें मेगास्थनीज की इंडिका से मिला था, हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन से मिला था। बट सबसे ऑथेंटिक अगर हम सोर्स की बात करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो वो इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, अर्थशास्त्र है। बट अगर हम वैसे देखेंगे कि मॉडर्न एम्पायर के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा कहाँ से पता लगा, तो वो अशोकन के इंस्क्रिप्शन से हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चला था। बट अर्थशास्त्र के लिए हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम अर्थशास्त्री देखते हैं। अगर हम हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिवाइज हो जाएगा आपका, बहुत क्विकली देख लेते हैं। सो देखो क्या होता था कि एक सेंट्रल कैपिटल थी जो थी पाटलिपुत्र, और 4 उनकी प्रोविंशियल कैपिटल थी, जिसमें नॉर्थ आता था। नॉर्थ की प्रोविंशियल कैपिटल क्या थी, तक्षशिला थी। देन हमारा वेस्ट, वेस्ट में क्या था, उज्जैन कैपिटल थी, प्रोविंशियल कैपिटल वेस्ट की। फिर ईस्ट, ईस्ट में तोशाली हमारी कैपिटल थी, और साउथ में स्वर्णगिरी हमारी कैपिटल थी। सो ये हमारी क्या हो गई, 4 प्रोविंशियल कैपिटल एंड एक सेंट्रल कैपिटल, दैट इज पाटलिपुत्र थी। सो उन्होंने ऐसा सिस्टम बना के रखा था जिसमें सेंटर में पाटलिपुत्र में किंग बैठता था, और ये जो 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स थी उसमें कौन बैठता था, उसमें हमारे बैठते थे कुमार या प्रिंस बैठते थे। एंड उनको असिस्ट करते थे मिनिस्टर्स, वो देखते थे कि जो कुमार हैं वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड एक तरीके से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो किंग का मतलब सारी इंफॉर्मेशन किंग को देते थे, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे किंग के, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हम देख लेते हैं। उसके बाद किंग थे, किंग के नीचे कौन थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते थे, एंड डिपार्टमेंट्स के अध्यक्ष थे। तो हमने देखा था कि 18 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हमारे थे जिनके अध्यक्ष थे। प्रोविंशियल में भी अगर देखेंगे तो प्रोविंस आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, और इसमें भी वही सेम था कि कुमार, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर डिपार्टमेंट्स इसमें भी थे। सो एक सिस्टमैटिक वे था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सिस्टमाइज्ड वे में था। सो इसीलिए वो काफी ज्यादा इफेक्टिव भी था। एंड चाणक्य ने सबसे जो सुप्रीम पावर जो थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, वो किंग को ही दे के रखी थी। बट किंग पे ध्यान देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थे, एडवाइस सब करने के लिए। तो चाणक्य की मदद से ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफिशिएंट था। सो ये हमने पढ़ा, एक समरी हमने ले ली मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब हम आते हैं मॉडर्न इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसमें हम लोग थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम थोड़ा इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज हम आर्ट एंड कल्चर का एक पूरी अलग मैं सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें मैं पूरा एंशियंट आपको कवर कर दूंगी, आईबीसी से लेके हम अर्ली मेडाइवल तक पूरा कवर कर लेंगे उसमें, आर्ट एंड कल्चर में। एंड मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये वाला जो एंशियंट हिस्ट्री है वो मैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक पूरा कंप्लीट कर दूं, ताकि आपका एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाए एंड आप अच्छे से रिवाइज करते रहो उसको। फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, सो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपके लिए एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे तो आपका और प्रैक्टिस हो जाएगी। सो अब हम मॉडर्न इकोनॉमी एंड सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर हम देखेंगे वैदिक पीरियड में देखेंगे तो पैस्ट्रल इकोनॉमी हम देखने को मिलती है। उसके बाद हम आगे जब पढ़ते हैं, जब हम महाजनपद की साइड आते हैं, तो हमें क्या जनपद अगर हम पहले देखते हैं तो वहां पे हमें सिटीज छोटी छोटी देखने को मिलती है, गणसंघ देखने को मिलता है। उसके बाद महाजनपद में क्या होते हैं, बड़े सिटीज किंगडम्स डेवलप होते हैं। देन मौर्य एम्पायर में तो पूरा ही बड़ा मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था। बट अगर वे टाइम देखेंगे तो वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही थी, लोग एग्रीकल्चर की तरफ ही ज्यादा डिपेंडेंट थे, उनका वहीं से ज्यादा क्या रेवेन्यू और सोर्स ऑफ इनकम आता था। बट मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या था इनका, लैंड टैक्स मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहा था जो बड़े किंगडम्स के था।
सो अब हम मॉडर्न इकोनॉमी देखते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम लोग क्या बैकग्राउंड देखते हैं दैट फ्रॉम 321 BC until 185 BC द मौर्यन डायनेस्टी रेन ओवर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया। 321 से 185 तक मौर्यन डायनेस्टी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने राज किया, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया उनके अंडर में था। अगर हम देखेंगे कि वो क्या कवर कर रहे थे, तो वो इधर कांधार रीजन, वेस्ट में कांधार रीजन तक कर रहे थे। अगर नॉर्थ की बात करें तो हिमालय के जो फुटहिल्स हो गया, तेराई वाला रीजन, ईस्ट में बंगाल एंड थोड़ा आसाम वाला पार्ट, एंड साउथ की बात करें तो कर्नाटका तक, तुंगभद्रा तक उन्होंने किया था। साउथ में ज्यादा साउथ में नहीं जा पाए थे क्योंकि वहां पे भी चोलास थे, केरला पुत्रास थे, पांड्यपुत्रास थे, ये सारी डायनेस्टीज वहां रूल कर रही थी। सो ये उनका फैलाव था मौर्यन एम्पायर का। उधर कांधार के बाद हमारा सेल्यूसिड एम्पायर आ जा रहा था, तो उन्होंने सेल्यूसिड एम्पायर के साथ जब ट्रीटी हुई तो उनको अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल वाला रीजन भी उन्हें मिल गया था। सो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी थ्रू आउट साउथ एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द मौर्यन period allowed for the formation of a unified economic framework as well as increased trade and commerce resulting in higher agricultural output। अब क्या हुआ था कि जो मौर्यन एम्पायर अगर पॉलिटिकली देखें और अगर हम मिलिट्री उनका देखेंगे तो बहुत ही स्टेबल था, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका काफी ज्यादा एफिशिएंट था। तो देखो, जब पॉलिटिकली वो स्ट्रांग है कोई एम्पायर, मिलिट्रली भी अगर वो स्ट्रांग है, सो एक तरीके से वो क्या कर सकते हैं, वो बाकी के जितने भी राज हैं, किंगडम है, वो अपने आसपास के वो कैप्चर कर सकते हैं। अगर वो बाकी के सिटीज को कैप्चर कर लेंगे, किंगडम्स को कर लेंगे, तो उनका एक तरीके से इकोनॉमी बढ़ेगा, ट्रेड उनका बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अशोक ने क्या किया, कलिंग एक्वायर किया। तो जब उन्होंने कलिंग एक्वायर किया तो कलिंग से जितना भी ट्रेड हो रहा था, जैसे तामलीपेट से जब स्वर्णगिरी जाना था तो घूम के जाना पड़ रहा था, अगर डायरेक्ट जा रहे थे तो टैक्स देना पड़ रहा था, तो वहां इकोनॉमी में बर्डन पड़ रहा था। फिर जो कलिंग क्या कर रहा था, कलिंग का श्रीलंका के साथ हो गया, या स्वर्ण भूमि के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, फिर इन सब के साथ साउथ में कलिंग का एक प्रॉपर चैनल ऑफ ट्रेड था। तो ज्यादातर ट्रेड क्या हो रहा था कि कलिंग के पास आ रहा था। तो जब क्या किया, अशोक ने कलिंग को एक्वायर किया, तो वो सारा जो ट्रेड था ना उस साइड का, वो सब किसके पास आ गया, मौर्यन एम्पायर के पास आ गया, अशोक के पास आ गया। और वो उन्होंने कैसे किया, अपने मिलिट्री के दम पे किया, पॉलिटिकली उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, तभी वो कर पाए थे, राइट। सो जो मॉडर्न पीरियड है ना, वो पॉलिटिकली और मिलिट्री स्टेबिलिटी उसमें काफी ज्यादा थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टेबिलिटी की वजह से एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना, और उसके ऊपर जब एडमिनिस्ट्रेटिव इतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, रूलर्स इतने ज्यादा एबल थे, मंत्रिमंडल इतने ज्यादा एबल थे, एफिशिएंट थे, सो और ज्यादा उनकी इकोनॉमी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। सो इसकी वजह से क्या हुआ, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, उनका जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो उनका बढ़ा, प्लस उनका अगर रिलीजियस आउटलुक देखेंगे तो वो लोग हेटेरोडॉक्स सेक्स की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से जो सैक्रिफाइसेस थे वो कम हो रहे थे। तो जब वैदिक ब्राह्मणिज्म की तरफ नहीं जा रहे थे, तो जो कैटल का सैक्रिफाइसेस वैदिक ब्राह्मणिज्म में सबसे ज्यादा था, तो वो नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर और ज्यादा बूम किया इनके टाइम पे। मॉडर्न इकोनॉमी, अब हम मौर्यन इकोनॉमी के बारे में वन बाय वन देखते हैं। एग्रीकल्चर वाज द इकोनॉमीज बैकबोन ड्यूरिंग द मौर्यस, हाउएवर ट्रेड वाज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट। सो एग्रीकल्चर मौर्यन इकोनॉमी के टाइम पे भी क्या था, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बैकबोन था एक तरीके से। क्योंकि अगर देखेंगे तो जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत ही फर्टाइल लैंड पे था, बिकॉज अगर इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू उनका फर्टाइल, उधर ऊपर उनको थोड़ा हिमालयन वाला रीजन भी मिल गया था, सो इधर ईस्ट वाला तो काफी फर्टाइल रीजन उनको मिला था, सो गैग्नेटिक प्लेन था इनका। सो उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनका काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ, इसलिए एग्रीकल्चर बैकबोन हुआ। एंड ट्रेड भी क्या था, वो भी बढ़ गया था, बिकॉज इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज थे, जैसे बरूच हो गया, तामलीपेट हो गया, उसके बाद इनको कलिंग भी मिल गया था। सो ये जो पोर्ट सिटीज थी वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी, तो इनका जो ट्रेड था बाहर के दूसरे देशों के साथ, वो भी क्या हुआ, बढ़ा। The settlement of permanent villages was recognized as a method for expansion of an agrarian economy. So देखो, पहले अगर हम वैदिक पीरियड में जाते हैं, so उसमें क्या परमानेंट सेटलमेंट थे, परमानेंट सेटलमेंट उसमें इतने नहीं थे, वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे, नोमैडिक्स थे। बट विद टाइम क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट हुआ, तभी तो महाजनपद हमारे क्या हो गए, आए ना, इवॉल्व हुए। अगर परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता तो क्या महाजनपद हमारे राइज हो पाते, नहीं हो पाते, राइट। सो परमानेंट सेटलमेंट हुआ, इसीलिए महाजनपद हमारे राइज हुए। उसके बाद क्या हुआ, मॉरियंस हमारे आए। सो जो सेटलमेंट जो था परमानेंट विलेजेस का, उसकी वजह से उनकी जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी वो भी बढ़ी। अब एक मगध में अगर हम बात करते हैं,
और मगध की बात करें परमानेंट सेटलमेंट, तो वहां के लोग क्या हुए, अपना पूरा वो खेती बाड़ी करना चालू कर दिया। अगर वही वो लोग इधर से उधर घूमते रहते तो क्या उनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी बढ़ती? नहीं बढ़ती ना, क्योंकि वो तो इधर उधर जा ही रहे ना, कि एक जगह पे वो फिक्स्ड ही नहीं है। सो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से इनकी एग्रीगेरियन इकोनॉमी बढ़ी। Cultivators appear to make up the bulk of the population and agricultural taxes were the primary source of revenue. जो कल्टिवेटर्स थे वो सबसे ज्यादा थे पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही थे, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही ज्यादा बूम कर रहा था। एग्रीकल्चर हमारा उस टाइम बैकबोन था इकोनॉमी का, और जो एग्रीकल्चर टैक्स था वो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू था स्टेट के लिए। These settlement provide a sound and stable resource base for the state to extract taxes and the land tax form the bulk of it. So ये जो परमानेंट सेटलमेंट था एक तरीके से स्टेट के लिए काफी प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हो गया? बिकॉज जब कोई इंसान एक जगह पे रह रहा है सो वो टैक्स उसको भरना पड़ेगा, हर एक चीज का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका टैक्स वो देगा, अगर जहां रह रहा है उसका टैक्स वो देगा, लैंड टैक्स देगा, वो प्रोड्यूस का टैक्स दे रहा है वो। सो इसीलिए ये जो सेटलमेंट था वो एक बहुत ही स्टेबल रिसोर्स बेस बन गया था रेवेन्यू के लिए, स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट इनसे टैक्स एक्सट्रैक्ट कर सकता था, और जो लैंड टैक्स था वो सबसे ज्यादा था। हंड्रेड्स ऑफ किंगडम्स, मेनी स्मॉल आर्मीज, पावरफुल रीजनल chieftains एंड इंटरनल स्ट्रगल गेव वे टू अ मोर डिसिप्लिन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत बड़ा इनका एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर का, एंड हर एक अगर किंगडम में देखे तो छोटी छोटी आर्मीज भी वो मेंटेन करके रखते थे। ऑल्दो किंग सुप्रीम होता था, बट प्रोविंशियल अगर कैपिटल में जाएंगे तो जो प्रिंस बैठे रहते थे उनके पास भी छोटी आर्मीज थी। तो जो बहुत सारे किंगडम्स थे, देखो अब इतने सारे किंगडम थे, उसको एक अकेला किंग नहीं संभाल सकता था। सो उस कोई भी पर्टिकुलर किंगडम में अगर कोई जाके बैठा है तो उसके पास खुद की छोटी सी आर्मी रहती है। उन छोटी सी आर्मीज की वजह से, पावरफुल रीजनल चीफटेंस की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज था, इसीलिए उनका इकोनॉमी भी क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर का काफी ज्यादा बूस्ट किया। Farmers were liberated from provincial rulers' tax and harvest collection obligation, preferred instead for the Arthashastra principle, centrally managed, strict but fair taxation system. अब क्या हो रहा था कि पहले के टाइम पे कि अगर कोई फार्मर है वो किसी प्रोविंशियल कैपिटल में रह रहा है तो उसको वहां पे टैक्स देना पड़ रहा था, उसको वहां के जो पर्टिकुलर चीफटेंस थे ना उनको टैक्स वहां पे भरना पड़ रहा था, साथ ही साथ क्या हो रहा था, सेंटर को भी टैक्स एक तरीके से देना पड़ रहा था। हार्वेस्ट कलेक्शन ऑब्लिगेशन उनके ऊपर था। बट अर्थशास्त्र में क्या हो गया कि नहीं, अब फार्मर्स जो होंगे, जितने भी कल्टिवेटर्स होंगे, उनको एक तरीके से एक ही टैक्स भरना पड़ेगा, सेंटर को एक टैक्स भरना पड़ेगा, बट वो जो टैक्स होगा ना वो स्ट्रिक्ट होगा, बट एक बहुत ही फेयर टैक्सेशन सिस्टम होगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्रिएटेड अ यूनिफाइड करेंसी फॉर ऑल ऑफ इंडिया एज वेल एज अ नेटवर्क ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर as well as a civil service to ensure that merchants, farmers and traders were treated fairly and safely. चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, एक यूनिफाइड करेंसी उन्होंने क्रिएट कर दी पूरे इंडिया में, जिसकी वजह से एक तरीके से आप बोल सकते हो करप्शन नहीं हुआ, ठीक, धोखाधड़ी एक तरीके से नहीं हुई। सो एक यूनिफाइड करेंसी उन्होंने लाई, और एक उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर का एक वेल चैनल्ड नेटवर्क भी उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, सिविल सर्विसेज मतलब कई मंत्रीज का, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, उनको एक इक्वली ट्रीट किया गया, फेयरली उनको ट्रीट किया गया। सो यूनिफाइड करेंसी वो लेके आए, और वो एक नेटवर्क ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड मंत्रीज लेके आए, जिसकी वजह से जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के, वो क्या हुआ, वो फेयरली उनको ट्रीट किया गया, इक्वली ट्रीट किया गया। The land tax varied from 1/6 to 1/4 of the produce. जो land tax था उनका वो 1/6 से 1/4 तक प्रोड्यूस होता था, मतलब वैरी करता था ऑफ द प्रोड्यूस। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो 1/6 किया जाता था, बट विद टाइम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दिया था ऑफ द प्रोड्यूस, फिर अगर हम गियाजुद्दीन की बात करें तो उन्होंने 1/10 कर दिया था, फिर अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1/20। तो शरीयत अगर टैक्स बोले तो शरीयत टैक्स हमारा 1/10 ही है। सो विद टाइम अगर हम आगे के डायनेस्टीज जो आ रही हैं, सो उन्होंने भी क्या किया, बढ़ा रहे हैं तो कभी घटा रहे हैं, बट अगर हम मौर्यन की बात करें तो उन्होंने 1/6 से 1/4 तक उन्होंने रखा था। मेगास्थनीज मेंशन अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल ऑफ क्राफ्ट्समैन। अब ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, देख लो। मेगास्थनीज ने बताया है
कि जो मौर्यन एम्पायर में जो क्राफ्ट्समैन थे उनके पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थी, तो जो वहां के जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे। मोस्ट ऑफ द गंगा बेसिन वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन एंड सम एफर्ट्स मे हैव बीन मेड इन द आउटलाइन एरियाज एज वेल। सो ज्यादातर जो गंगा बेसिन थी वो कल्टीवेशन उस पे किया गया जस्ट बिकॉज वो काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड थी, एंड कुछ एफर्ट्स बाहर के एरियाज पे भी किए गए थे कल्टीवेशन के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चर बढ़ाना था, एग्रीगेरियन इकोनॉमी उनको बढ़ानी थी, सिंपल है। लार्जली द पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरलिस्ट एंड लिव्ड इन विलेजेस। The state helped people to bring new areas under cultivation by cleaning the forest, but certain types of forests were protected by laws. So ज्यादातर population क्या थी, एग्रीकल्चरलिस्ट थी, वो विलेजेस में रहते थे। सो स्टेट क्या कर रही थी, वो ट्राई कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा नए एरियाज को वो कल्टीवेशन की तरफ लाए, वो एग्रीकल्चरल लैंड में उसको कन्वर्ट करे बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लीन करके क्लियर करके वो जो फर्टाइल लैंड होगी उसको एग्रीकल्चरल लैंड बनाए। बट कुछ फॉरेस्ट थे उनको उन्होंने छोड़ दिए, वो वेल प्रोटेक्टेड थे। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे, सो ट्राइबल इलाका होता है, सो ट्राइबल इलाके में जो फॉरेस्ट होते हैं वो सेक्रेड एक तरीके से हम मान लेते हैं, उनको हम टच भी नहीं करते हैं, उनको गवर्नमेंट भी उन्होंने मना किया है कि आप इसको टच नहीं कर सकते हो। सेम मॉडर्न टाइम में भी था। उन्होंने क्या किया, ऑल दो उनको एग्रीकल्चर अपना बढ़ाना था, एग्रीगेरियन इकोनॉमी बढ़ानी थी, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड उनको लेके आना था, कन्वर्ट करना था फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में। बट उन्होंने कुछ सर्टेन फॉरेस्ट थे जो सेक्रेड फॉरेस्ट एक तरीके से बोल दिया गया था, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा बाय सर्टेन लॉज, अर्थशास्त्र में है। द स्टेट ऑल्सो ओन्ड एग्रीकल्चरल फार्म्स, कैटल फार्म्स, डेयरी फार्म्स। जो स्टेट है उनके पास एग्रीकल्चरल फार्म्स भी थे, कैटल फार्म्स भी थे एंड डेयरी फार्म्स भी थे। स्पेशल मेजर्स वर deduced for the promotion of the economy, gave great impetus to economic development during this period। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल मेजर्स लिए गए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो ओवरऑल। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो, मतलब ग्रोथ तो हो, पैसा तो है, रेवेन्यू तो है, बट साथ साथ इक्वलिटी भी मेंटेन हो वहां पे। सो ये मेजर्स लिए गए थे। ये बताई दिया मैंने, ये दोबारा आ गया, सॉरी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन मेंशन दैट पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त गवर्नर वाज रिस्पांसिबल फॉर बिल्डिंग अ डैम ऑन सुदर्शना लेक नियर गिरनार इन काठियावाड़। ये फिर से सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन का, रुद्र दमन कौन थे, साक्या रूलर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सॉरी मेंशन था कि जो पुष्यगुप्त हैं, चंद्रगुप्त के गवर्नर, उन्होंने एक डैम बनाया सुदर्शना लेक में नियर गिरनार इन काठियावाड़। तो इससे क्या पता लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा था, आर्किटेक्चर भी इनका हो रहा था। स्कंदगुप्त इंस्क्रिप्शन ऑफ लेटर पीरियड मेंशन दैट द डैम ऑन सुदर्शना लेक वाज रिपेयर्ड ड्यूरिंग हिज रेन ऑलमोस्ट 800 years आफ्टर हिज कंस्ट्रक्शन। फिर स्कंदगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन है ऑफ लेटर पीरियड, उसमें ये बताया गया है कि इस डैम को रिपेयर कराया गया था ऑलमोस्ट 800 years आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन। इसको रुद्र दमन ने क्या किया था, रिपेयर कराया था अंडर द सुपरविजन ऑफ सुविशिका। ये प्रोविंशियल गवर्नर थे रुद्र दमन के। The Arthashastra of Kautilya says that state appointed 27 superintendents adhyaks to regulate the economic activities of the state. They controlled and regulated agriculture, trade and commerce, weight and measures, crafts such as mining, weaving, spinning and so on. So अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन बना। उसमें ये बताया गया कि स्टेट ने 27 सुपरिटेंडेंट्स अध्यक्ष को अपॉइंट किए थे जो रेगुलेट करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टेट की। ये कंट्रोल करते थे एंड रेगुलेट करते थे एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, वेट्स एंड मेजर, क्राफ्ट सच एज माइनिंग, वीविंग, स्पिनिंग एंड सो ऑन। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था ना कि कौन कौन थे, जैसे सनीदाता थे, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, संहारता द कलेक्टिंग गवर्नर रेवेन्यू, जनरल रेवेन्यू, धर्म्स था, चीफ जस्टिस हो गए, देन प्रदेश था, चीफ जस्टिस हो गए हमारे कंटक शोधन न्यायालय के, क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद अगर हम राजुकस हो जाते थे, पटवारीज हो गए थे, लेटर डे पटवारीज बने, देवर कंसर्न्ड विद सर्वेइंग एंड एसेसिंग द लैंड। उसके बाद युक्ता थे, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर थे, गोपा रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स हो गए। देन कौन आ गए थे हमारे, एग्रीकल्चर के लिए कौन थे, सीता अध्यक्ष थे, कॉमर्स के लिए पान्या अध्यक्ष, मार्केट के लिए समस्या अध्यक्ष, वेट्स एंड मेजर के लिए पौतवा अध्यक्ष, शिप्स को देखने के लिए नवा अध्यक्ष, टोल्स कलेक्ट करने के लिए शुल्क अध्यक्ष, देन माइंस के लिए अकार अध्यक्ष,
आयरन के लिए लोहा अध्यक्ष। सो ऐसे क्या थे, अलग अलग अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे ताकि प्रॉपर रेगुलेशन हो सके इकोनॉमिक activities का. They had foreign trade with Western countries. The main items of trade were indigo, various medicinal substance, cotton and silk. The foreign trade was carried on by the land as well as by the sea. So इनके टाइम पे foreign trade भी काफी ज्यादा फ्लरिश किया था. So foreign trade इनका इंडिगो में, वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंस, कॉटन, सिल्क, इसमें ये लोग ट्रेड करते थे. एंड फॉरेन ट्रेड लैंड और सी दोनों से होता था. अगर हम इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज जो थी, तामलीपट हो गया उधर, फिर बारूच हो गया, सो इन पोर्ट सिटीज की मदद से ये लोग फॉरेन ट्रेड करते थे. चाइना के साथ इस साइड कर लेते थे, उधर हमारे सेल्यूसिड एम्पायर जो हो गया उनके साथ फॉरेन ट्रेड चल रहा है. स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड लाइक सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड रूट्स, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस, गोडाउन्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब स्पेशल अरेंजमेंट भी बनाए गए थे, जैसे कि ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी, वेयर हाउस, देन गोडाउन्स और बाकी के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे आज के टाइम पे हम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट देखते हैं ना, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स में कि वो लोग प्रॉपर वेयर हाउस है, कोल्ड चेन फैसिलिटीज है, ट्रेड रूट्स प्रॉपर है, सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सेम उस टाइम पे भी था. तो आप देख सकते हो कि कितना इफेक्टिव था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कितना इफेक्टिवली मैनेज किया था कि इकोनॉमी में भी ये लोग काफी इफेक्टिवनेस लेके आए थे. द ट्रेड वॉज रेगुलेटेड बाय द स्टेट एंड द ट्रेडर हैड टू गेट अ लाइसेंस टू ट्रेड. जो ट्रेड था वो स्टेट रेगुलेट करता था, सेंटर रेगुलेट करता था. और अगर कोई ट्रेड कर रहा है, कोई अगर ट्रेडर है, कोई वो ट्रेड कर रहा है, सो उसको लाइसेंस चाहिए रहता था, लाइसेंस जरूरी था, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी थे ट्रेड करने के लिए. द स्टेट ऑल्सो हैड द मशीनरी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेट्स एंड मेजर. स्टेट के पास मशीनरी थी जो कंट्रोल कर सकते थे, रेगुलेट कर सकते थे वेट्स एंड मेजर. मुझे बताओ कौन थे अध्यक्ष वेट्स एंड मेजर के लिए? अभी मैंने बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखो, ठीक है. टोल टैक्स वाज लेवीड ऑन ऑल आइटम्स व्हिच वर ब्रॉट फॉर सेल इन द मार्केट. अब टोल टैक्स भी लेवीड हुआ जाता था, सारे आइटम्स पे टोल टैक्स जरूरी था जो मार्केट में सेल के लिए आते थे. Strabo mentions that craftsmen, herdsmen, traders and farmers all paid taxes. Those who could not pay the tax in cash or kind were to contribute their dues in the form of labor. अब ये फिर से important सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है. स्ट्रैबो जो है ये ग्रीक हिस्टोरियन एंड जोग्राफर है. इनकी बुक कौन सी थी? इनकी एक टेक्स्ट बुक है, जोग्राफर है. इनकी बुक है जियोग्राफिया, इनकी एक बुक है. उसमें इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं इंडिया के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों के बारे में. इन्होंने ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बताया है अलॉन्ग विद द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया. इन्होंने जो मैरिटल रिलेशनशिप था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, उन्होंने वो भी अच्छे से मेंशन किया इनकी बुक ज्योग्राफिया में. सो जो स्ट्रैबो है उन्होंने बोला कि जो क्राफ्ट्समैन, हर्ड्समैन, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स है वो सब टैक्स देते थे. एंड अगर कोई टैक्स पे नहीं कर पा रहा है कैश में या किसी भी तरीके से वो टैक्स नहीं पे कर पा रहा है, सो उसको वो टैक्स की भरपाई कैसे करनी है, वो लेबर प्रोवाइड करेगा. ओके, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा. रेवेन्यू वॉज द मेन सब्जेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र. इट डिस्क्राइब्स द रेवेन्यू एट ग्रेट लेंथ. ये फिर से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. रेवेन्यू क्या है? मेन सब्जेक्ट था अर्थशास्त्र का एंड रेवेन्यू को काफी ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू वर इंक्रीज फ्रॉम इनकम ऑफ माइंस, फॉरेस्ट, पास्चर्स, लैंड, ट्रेड, फोर्स एक्सेट्रा. अब सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ हमारा लैंड या प्रोड्यूस पे ही नहीं ठहरा. मॉडर्न एम्पायर पे अब स्टेट कलेक्ट करने लग गया टैक्स. माइन से भी उसको जो रेवेन्यू जो मिलता था, उसको माइन से भी इनकम मिलता था, फॉरेस्ट से भी इनकम मिलता था, पास्चर लैंड से भी उसको मिलता था, एंड ट्रेड एंड फोर्ट्स के थ्रू भी उसको इनकम मिलता था, वो रेवेन्यू जनरेट करता था. इनकम फ्रॉम द किंग्स ओन लैंड और स्टेट वाज नोन एज सीता. तो सीता हम लैंड को बोलते हैं. तो जो इनकम जो किंग की खुद की लैंड से आती थी, स्टेट से, उसको सीता बोला गया. ब्राह्मण्स, चिल्ड्रन एंड हैंडीकैप पीपल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स. जो भी ब्राह्मण्स थे, जो भी चिल्ड्रन थे, जो हैंडीकैप लोग थे, वो टैक्स पे नहीं करते थे. टैक्स इवेजन वाज कंसीडर्ड अ वेरी सीरियस क्राइम एंड ऑफेंडर्स वर सेवियरली पनिश्ड. अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, सो वो एक सीरियस क्राइम होता था एंड जो टैक्स की चोरी करता था उसको काफी कड़ी सजा दी जाती थी, वो स्ट्रिक्टली उसको पनिश किया जाता था. आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट देम वर सीवियरली पनिश्ड. जो आर्टिसंस होते थे, जो क्राफ्ट्समैन होते थे, उनको काफी स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती थी एंड अगर उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस करता है, सो उसको भी स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता था. The main industries during this period were textile, mining, metallurgy,
शिप बिल्डिंग, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्किंग, पॉट मेकिंग एक्सेट्रा। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, एग्रीकल्चर से हट इन्होंने इंडस्ट्रीज भी डेवलप करी थी। आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन काफी ज्यादा एफिशिएंट थे, मेगास्मिथ ने जैसे बताया। सो मेन इंडस्ट्री क्या थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, माइनिंग इंडस्ट्री थी, मेटलर्जी इंडस्ट्री थी, शिप बिल्डिंग, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्किंग एंड पॉट मेकिंग, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज मॉडर्न टाइम पे थी। द इंडस्ट्रीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस गिल्ड्स। ज्येष्ठिका वाज द चीफ ऑफ अ गिल्ड। जो इंडस्ट्रीज थी वो अलग अलग गिल्ड्स मींस ऑर्गेनाइजेशन में बटी हुई थी, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ थे वो ज्येष्ठिका थे। जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड और चीफ कौन हो गए? ज्येष्ठिका हो गए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्येष्ठिका कौन हो गए? वो ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर गिल्ड के चीफ हो गए। द गिल्ड वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन, इट गेव क्राफ्ट्समैन ग्रेट सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो गिल्ड्स होते थे वो काफी ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। जो ऑर्गेनाइजेशन जो था ना पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का, वो काफी पावरफुल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। एंड वो क्या करता था? वो क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। सम बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक माइंस वर स्टेट ओन्ड व्हाइल अदर्स वर लेफ्ट टू प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री जो थी, उसको स्टेट ने ओन करके रखा था। बाकी की जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री नहीं थी वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के पास थी। जैसे कि माइंस के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम देखेंगे सो मगध में क्या था कि जो आयरन का और कॉपर काफी ज्यादा था वहां पे, राइट। फिर बाकी उन्होंने और भी ज्यादा जब एक्वायर कर लिया, अवंती एक्वायर कर लिया, तो उन्हें और ज्यादा आयरन मिला। सो इसीलिए अगर आयरन को अगर ये मोनोपोलाइज नहीं करते हैं, सो कोई भी आसपास के जो देश होंगे, किंगडम्स होंगे, वो मस्त आएंगे, आयरन लेके जाएंगे और क्या करेंगे? वो मस्त बना के रखेंगे अपना हथियार एंड वो अटैक कर सकते हैं। सो इसीलिए जो माइनिंग इंडस्ट्री क्या होगी, उन्होंने स्टेट ओन कर लिया, मोनोपोलाइज कर लिया कि अगर आपको चाहिए भी तो आप मेरे पास आओ, मैं डिसाइड करूंगा कि आपको कितना मुझे देना है, कितना नहीं देना है, या कितने रेट पे देना है, और अगर मैं दे रहा हूं तो मैं इतना टैक्स लूंगा। सो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, पॉलिटिकली भी अपना एक स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, इन्होंने ये जो माइंस वाली जो इंडस्ट्रीज थी उसको क्या किया? मोनोपोलाइज कर लिया। मौर्यन पीरियड सॉ द राइज ऑफ बिग ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। मौर्यन पीरियड ने क्या किया? मतलब मौर्यन पीरियड के टाइम पे हमें ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स की भी ग्रोथ देखने को मिली है। द स्टेट रेगुलेटेड द प्राइवेट ट्रेड एंड ऑल्सो हैड द मशीनरी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेट्स एंड मेजर। ये हमने पहले पढ़ा है कि स्टेट प्राइवेट ट्रेड भी रेगुलेट करता था, उनके पास मशीनरी होती थी वेट्स एंड मेजर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए। टैक्स वर लेवीड ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड रेवेन्यू आल्सो केम फ्रॉम इनकम ऑफ माइंस, फॉरेस्ट, पास्चर लैंड, ट्रेड्स एंड फूड्स। सो ये अगेन आ गया है शायद। सो जो टैक्स था वो मैन्युफैक्चर गुड्स पे हमारा बनता था, मैन्युफैक्चर गुड्स पे टैक्स लगता था, एंड जो रेवेन्यू वो इन सारे एरिया से उनको रेवेन्यू मिलता था। द गिल्ड सेटल देयर डिस्प्यूट्स ऑफ देयर मेंबर, अ फ्यू गिल्ड्स इशूड देयर ओन कॉइन्स। जो गिल्ड्स जो थे, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थे किसी भी इंडस्ट्रीज के, वो डिस्प्यूट्स भी सेटल करते थे आपस में, एंड कुछ गिल्ड्स ने तो अपने खुद के कॉइन्स भी इशू किए थे। Sachi Stupa inscription mentioned that one of the carved gateway was donated by the guilds of ivory workers. सांची स्तूपा, ये फिर से एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो जो सांची स्तूपा इंस्क्रिप्शन है उसने ये मेंशन किया, एक कार्व्ड गेटवे है, उसको गिल्ड्स ऑफ आइवरी वर्कर्स उन्होंने डोनेट किया है। Similarly, Nasik cave inscription mentioned two weavers guild gave permanent endowments for the maintenance of a temple. फिर से एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो नासिक केव इंस्क्रिप्शन है उसमें यह बताया गया कि दो वीवर गिल्ड्स है, उन्होंने परमानेंट एंडाउमेंट भी दिया है। परमानेंट वो लोग पैसे देते थे टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए। द गिल्ड्स आल्सो मेड डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लर्न ब्राह्मण्स। जो गिल्ड्स थे वो डोनेशंस भी देते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड ब्राह्मण्स को। दोज हु कुड नॉट पे द टैक्स इन कैश, ये फिर से रिपीट हो गया है, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट देम वर सीवियरली पनिश्ड। सो ये हमने पढ़ा, एक इकोनॉमी हमने देख ली ब्रॉडली, हम एक इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड इकोनॉमी का हमने देख लिया कि क्या क्या है। अब हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर एग्रीकल्चर देखते हैं। सो गन संघ सिस्टम ऑफ कम्युनिटी लैंड ओनरशिप परसिस्टेड इन वेरियस रीजन ऑफ द एम्पायर। तो जो गन संघ सिस्टम था ऑफ कम्युनिटी, छोटे छोटे कम्युनिटीज जो थी, उन्होंने क्या किया था? एक लैंड को ओन करके रखा था। सो वो अभी भी मौर्यन एम्पायर में वो सिस्टम हमारा चल रहा था। देयर आर ऑल्सो एल्यूजन्स टू स्टेट ओन लैंड्स नोन एज सीता फील्ड, विच आर ईदर कल्टिवेटेड डायरेक्टली बाय हायर्ड लेबर्स
और लीज्ड आउट टू इंडिपेंडेंट फार्मर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सीता अध्यक्ष। एक स्टेट ओन्ड लैंड थी जिसको हम लोग सीता फील्ड कहते थे। एंड स्टेट क्या करता था, या तो वो लेबरर्स को हायर करता था कि आप उस पे काम करो, या तो वो क्या करता था कि वो उस लैंड को इंडिपेंडेंट फार्मर्स को लीज पे दे देता था कि आप लो, ठीक है, इस पे आपको उगाना है उगाओ, बट आप इतना पर्टिकुलर टैक्स हमें देते रहोगे, हम आपको लीज पे दे रहे हैं। सो स्टेट क्या करता था, दोनों तरीके से, या तो लेबरर्स हायर करता था या तो लीज पे देता था, बट ये स्टेट ओन लैंड ही रहती थी ये सीता। एंड इससे स्टेट को काफी ज्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता था। एंड इस सीता लैंड को देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कौन होते थे, सीता अध्यक्ष होते थे। सम लैंड्स वर सीता और क्राउन लैंड्स इन विच द किंग्स एंड स्टेट राइट्स ऑफ पोजीशन, कल्टीवेशन, मॉर्टेज एंड सेल वर, वही बताया गया है कि जो सीता या क्राउन लैंड होती थी उस पे किंग या स्टेट का राइट होता था, राइट ऑफ पोजीशन, राइट ऑफ कल्टीवेशन, राइट ऑफ मॉर्टेज एंड सेल, वो किंग का ही होता था। किंग का उस पूरी लैंड पे एक तरीके से आप मान लो कब्जा होता था, पोजीशन होता था। सीता अध्यक्ष या सुप्रिटेंडेंट जो एग्रीकल्चर का था, वो पूरे कल्टीवेशन को देखता था, सुपरवाइज करता था। एग्रीकल्चर इन अदर एरियाज ऑफ मॉडर्न स्टेट नोन एज जनपद टेरिटरीज वर कैरीड ऑन प्राइवेटली। सो ये कुछ सीता लैंड्स होते थे, बट बाकी के जो मॉडर्न स्टेट्स थे ना, उस वहां पे भी एग्रीकल्चर होता था, मतलब जनपद टेरिटरीज में भी एग्रीकल्चर होता था। तो वो जो एग्रीकल्चर होता था वो प्राइवेटली होता था, वो प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स होते थे ना, ये वो स्टेट ओन नहीं होते थे, कोई अपना खुद की लैंड उसने खरीदी और वहां पे कर रहा है वो। सो ये जनपद टेरिटरीज में ऐसा होता था। स्टेट के पास एग्रीकल्चर फार्म्स, कैटल फार्म, डेयरी फार्म सब कुछ था। नंबर ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, कोर्स ग्रेन्स, खोदरावा, सीसम, पेपर, सैफरन, पल्सेस, व्हीट, लिंसेट, मस्टर्ड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड शुगर केन वर ग्रोन। सो ये सारे क्रॉप्स क्या होते थे, मॉडर्न टाइम पे ग्रो करते थे। अ पोर्शन ऑफ द हार्वेस्ट वाज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक पोर्शन स्टेट फिक्स करता है कितना आपको देना है, वो आपको देना पड़ता था गवर्नमेंट को, वो आपको देना पड़ता था सेंटर को एज अ टैक्स। Aside from this, there were private landowners who had to pay taxes to monarch. और इन सब के अलावा भी कुछ प्राइवेट लैंड ओनर्स होते थे जिनको टैक्स देना पड़ता था किंग को। द एंटायर कम्युनिटी वॉज इन चार्ज ऑफ विलेज पास्चर्स। बाली, भाग, शुल्क, कारा एंड अदर लेवीज आर लिस्टेड ऑन द फर्टाइल गैंगनेटिक प्लेन। बाली हो गया, भाग हो गया, शुल्क हो गया, कारा, ये सारे टैक्सेस होते थे जो लोगों को पे करने पड़ते थे स्टेट को। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, अ क्वार्टर ऑफ द आउटपुट हैड टू बी पेड इन टैक्स। सो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग 1/6 से 1/4 तक का टैक्स जो होता था वो स्टेट को पे करना पड़ता था। दिस वॉज मोस्ट लाइकली द फिगर इन द फर्टाइल रीजन सराउंडिंग पाटलिपुत्र। वैसे मेगास्थनीज ने 1/4 बोला, बट 1/6 to 1/4 ऐसा फ्लक्चुएट वैरी करता था। ये इतना इसीलिए ज्यादा इज जस्ट बिकॉज क्योंकि पाटलिपुत्र काफी ज्यादा फर्टाइल रीजन पे है, गैंगनेटिक प्लेट काफी ज्यादा फर्टाइल है, इसीलिए इनका जो टैक्स था वो काफी ज्यादा हाई था। मेजॉरिटी ऑफ संस्कृत राइटिंग्स ऑन द अदर हैंड प्रोवाइडेड दैट द किंग माइट क्लेम नो मोर देन 1/6 ऑफ द प्रोडक्ट। सो संस्कृत राइटिंग्स, मेगास्थनीज 1/4 बोल रहे हैं, बट संस्कृत राइटिंग में लिखा गया है कि जो किंग थे वो 1/6 से ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं लेते थे, 1/6 से ज्यादा सॉरी वो टैक्स नहीं लेते थे प्रोड्यूस का। बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड वैरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इट रेंज फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द यील्ड, इट इज इम्प्रोबेबल दैट अ स्टैंडर्ड टैक्स वाज इम्पोज्ड ओवर द होल टेरिटरी। अब देखो, जो फर्टिलिटी थी लैंड की वो वैरी करती थी रीजन से रीजन। कुछ लैंड फर्टाइल थे, कुछ लैंड फर्टाइल नहीं थे। सो इसीलिए जो टैक्स था वो भी एक तरीके से वैरी करता था, 1/4 से 1/6 तक वैरी करता था। अगर फर्टाइल लैंड है तो टैक्स ज्यादा है, फर्टाइल लैंड नहीं है तो टैक्स कम है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टैक्स इम्पॉसिबल था, एक स्टैंडर्ड टैक्स इम्पोज करना, इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड टैक्स इम्पोज करना सही नहीं था, इकोनॉमिकली सही नहीं था। सो इसीलिए ये फ्लक्चुएट, ये वैरी करता रहता था। इट वॉज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रोअर्स बाय द किंग्स ऑफिशियल विदाउट द यूज ऑफ मिडिल मैन। और इस टाइम पे एक बहुत बढ़िया बात हुई कि यहाँ पे मिडिल मैन का कोई काम नहीं था, यहाँ पे स्टेट अपॉइंट करता था एक अध्यक्ष, वो टैक्स कलेक्ट करता था और वो सीधे जाके कोषागार ट्रेजर को दे देता था। तो इसीलिए मिडिल मैन नहीं था यहाँ पे। Further, according to Arthashastra, the amount of tax would vary depending on the form of irrigation infrastructure, ranging from 1/5 to 1/3. ये एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो टैक्स का जो अमाउंट था वो वैरी करता था इरिगेशन के ऊपर भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो 1/5 से 1/3 वो वैरी करता था बेस्ड ऑन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। द ओनली अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट स्पेसिफिकली मेंशन टैक्सेस इज रूमीदिन
इंस्क्रिप्शन। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो अशोकन के इंस्क्रिप्शन में एक इकलौता अशोकन इंस्क्रिप्शन है, रूमीदेई इंस्क्रिप्शन, जहां से हमें पता लगा टैक्सेस के बारे में मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। As a concession to the inhabitants of Buddha's hallowed birthplace, Ashoka claimed to have decreased the amount of bhaga soil yield to 1/8 अथा भाग्य। So बुद्धा का जन्म हुआ था। बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ हुआ था उनका जन्म। तो मैं बता रही हूँ, बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, एक रूमीदेई डिस्ट्रिक्ट नेपाल में उनका जन्म हुआ था। सो जो बुद्धा का वहां जन्म हुआ, तो इसीलिए एक कंसेशन दे दिया गया था। जो इनहैबिटेंट्स थे बुद्धा के बर्थ प्लेस के, उनको क्या कर दिया गया, कंसेशन दिया अशोक ने। और ये बोला जाता है कि अशोक ने जो अमाउंट है भाग का वो कम कर दिया था, वो 1/8 तक कर दिया था। द विलेज दैट वाज इम्यून फ्रॉम टैक्सेशन वाज नोन एज परिहारिका, those that supplied soldier as Ayodhya, and those that paid their tax in grain, animal, gold or raw material at Kupya. So ये फिर से important हो गया। So villages जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था उनको परिहारिका बोला जाता था। So जो टैक्स, कुछ विलेजेस क्या थे, वो टैक्स नहीं देते थे, बट वो सोल्जर्स को क्या करते थे, सप्लाईज देते थे, लाइक फूड, शेल्टर, ये सब कुछ उनको प्रोवाइड करते थे। सो वो अयोध्या बोला गया। एंड जो टैक्स, जो विलेजेस टैक्स देते थे ग्रेन्स, एनिमल्स, गोल्ड या रॉ मटेरियल में, उसको खुपिया बोला गया। कमोडिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विसेज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर टैक्स। जो कम्युनिटीज थी वो फ्री सर्विसेज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती थी टैक्स के एक्सचेंज में। तो ये हम एग्रीकल्चर देख लिए, बेसिक इकोनॉमी देख लिए। अब हम देखेंगे मौर्यन के टाइम पे ट्रेड कैसा था। पाटलिपुत्र वाज लिंक्ड बाय रोड टू डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया एंड इवन अप टू तक्षशिला इन नॉर्थ वेस्ट, फ्रॉम वेयर गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड टू सेंट्रल एशिया। सो जो पाटलिपुत्र था वो लैंड और सी दोनों से कनेक्टेड था, अलग अलग रीजन से ऑफ इंडिया। जैसे अगर हम तक्षशिला की बात करें तो पाटलिपुत्र तक्षशिला से कनेक्टेड था इन द नॉर्थ वेस्ट, और वहां से तक्षशिला से गुड्स हमारा आता था सेंट्रल एशिया तक। मौर्यंस आल्सो कंडक्टेड फॉरेन ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज। मौर्यन फॉरेन ट्रेड भी करते थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड वर इंडिगो, वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंस, कॉटन एंड सिल्क। हम पहले देखे हैं। द फॉरेन ट्रेड वाज कैरीड बाय लैंड एज वेल एज बाय द सी एज वेल। और ट्रेड रूट्स को क्या बोला जाता था, वणिक पथ। ये इंपॉर्टेंट हो गया, हमारा टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। सो ट्रेड रूट को हम लोग वणिक पथ बोलते थे। Antiochus first, with his joint rule with Seleucus, issued coins of Indian standards rather than Attic standards. So जो Antiochus first थे, जो Seleucus के साथ ऐसा joint rule कर रहे थे, so उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड के coins को इशू करना चालू कर दिया, अपने coins को इशू ना करके। so आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे इंडियन ट्रेड कितना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, मौर्यन ट्रेड कितना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने भी इंडियन स्टैंडर्ड के कॉइन्स ही इशू करना चालू कर दिया था। इंटरनल ट्रेड इन न्यूमरस सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स वर रॉबस्ट अमंग डिफरेंट एरियाज। फिर इंटरनल ट्रेड्स भी होते थे, मतलब किंगडम्स के बीच में भी ट्रेड्स होते थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किंगडम्स थे, तो वो भी काफी इफेक्टिव था। एक्सटर्नल ट्रेड होते थे विद अदर नेशन, प्राइमरली विद हेलेनिक, दैट इज ग्रीक वर्ड, एंड टू लेसर एक्सटेंट बर्मा। और एक्सटर्नल ट्रेड किसके किसके साथ होते थे, ग्रीक वर्ड के साथ होते थे, बर्मा के साथ होते थे। कलिंग जब आ गया सो उनका और ज्यादा ट्रेड बढ़ गया। स्पाइसेस, पर्ल्स, जेम्स, कॉटन, टेक्सटाइल, आइवरी वर्क, स्पॉन्ज, शेल्स एंड अदर आइटम्स वर प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या करते थे ये लोग, स्पाइसेस, पर्ल्स, जेम्स, कॉटन, टेक्सटाइल, आइवरी वर्क, स्पॉन्ज, शेल्स और बाकी के आइटम्स ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। Horses, gold, glass, linen and other items were among the most common imports. और जो horses हो गए, gold हो गया, glass, linen, ये सब वो लोग कुछ import करते थे। The trade balance was heavily skewed in India's favor. Trade was a significant source of money in post-modern period and it became a big earner. जो trade balance था वो इंडिया के फेवर में ज्यादा था, बिकॉज ट्रेड उस टाइम पे काफी ज्यादा फ्लरिश किया। सो जो बैलेंस जो था, ट्रेड बैलेंस, वो इंडिया के फेवर में था और ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी बन गया पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी। एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ट्रेड से ही सबसे ज्यादा इनकम, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा था। 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट एट द पीरियड वर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स कॉल्ड श्रेणीज, each with its own president, प्रमुख and alderman जेष्ठिका। सो क्या होता था कि 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स थे उस टाइम पे। सो उनको एक गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया गया था, फॉर्म कर दिया गया था, जिसको श्रेणीज बोला गया था।
एंड उस ट्रेनीज के खुद के प्रेसिडेंट होते थे प्रमुख, यानी एक एल्डरमैन होते थे ज्येष्ठ का। मर्चेंट क्लब्स वर फॉर्म टू ऑर्गेनाइज ट्रेड, संघ, मर्चेंट क्लब फॉर्म किया गया ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिनको संघ बोला गया। The sale of goods were rigorously regulated by the state with a toll tax of 1/5 of the items worth imposed. जो सेल्स होता था गुड्स का, उसको भी स्टेट काफी ज्यादा रेगुलेट करता था, काफी रिगुलरली स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता था। और वहां पे टोल टैक्स, जो गुड्स का सेल होता था उस पे टोल टैक्स वो 1/5 लगा के चलता था। The merchant's profit percentage was set and any extra earnings were to the treasury. अब क्या होता था कि जो मर्चेंट होते थे ना, स्टेट क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक मर्चेंट है, ठीक है, और ये हमारा स्टेट हो गया। सो स्टेट क्या करता था, मर्चेंट का एक प्रॉफिट वो फिक्स कर देता था कि अगर मर्चेंट ने कुछ बेचा, सो उसको फॉर एग्जाम्पल उसने जैसे कि कुछ स्पाइसेस बेचे, सो स्पाइसेस पे कुछ अमाउंट जो था प्रॉफिट का वो मर्चेंट का फिक्स रहता था, और बाकी का जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती थी वो कहाँ चला जाता था, वो ट्रेजरी के पास चला जाता था, वो स्टेट के पास चला जाता था। कमोडिटीज मेड इन द कंट्री वर स्टैम्प्ड एट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट व्हाइल दोज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज वर स्टैम्प्ड एट टोल गेट्स। जो भी सामान कंट्री में बनता था, मौर्यन एम्पायर के अंदर बनता था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बनता था, वो जहां से बनता था वहां पे उसका स्टैंप लगता था। जो इंपोर्ट होके आता था दूसरी कंट्री से, उसका स्टैम्प कहाँ लगता था, टोल गेट पे लगता था। बिकॉज टोल वॉज डिपेंडेंट ऑन द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट, इट वॉज मोस्ट लाइकली पेड इन कैश रादर देन इन अदर काइंड। सो क्या था, जो टोल था वो ज्यादातर किस पे डिपेंड था कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है। सो इसीलिए जो टोल टैक्स था वो ज्यादातर कैश में दिया जाता था, ना कि किसी दूसरे तरीके से। During Mauryan period, trade routes followed either major roadways or navigable waterways. और मौर्यन पीरियड के टाइम पे रोड, लैंड एंड सी दोनों ही क्या थे, ट्रेड रूट्स थे। बोथ द वेस्ट एंड द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द बर्मा वर यूज्ड फॉर सी कॉमर्स। अगर हम वेस्ट और नॉर्थन कोस्ट की बात करेंगे बर्मा की, तो दोनों को सी ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। नॉर्थ साउथ वेस्ट रूट श्रावस्ती टू प्रशिष्ट थाना। अगर हम नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट रूट की बात करें तो वो श्रावस्ती से प्रशिष्ट थाना तक जाता था। नॉर्थ साउथ ईस्ट की बात करें तो वो श्रावस्ती से राजगीर तक जाता था। एंड ईस्ट वेस्ट गंगा टू यमुना। इधर देखते हैं, अगर हम नॉर्थ साउथ वेस्ट देखेंगे तो श्रावस्ती हमारा कहाँ पे है, श्रावस्ती समवेयर इधर होता है, तो श्रावस्ती हमारा इधर हुआ। सो नॉर्थ साउथ वेस्ट क्या हो गया, यहाँ श्रावस्ती से इधर परिष्ठ थान तक, यहाँ पे हमारा बारूच आ जाता था। सो अगर हम इधर देखते हैं श्रावस्ती नॉर्थ साउथ वेस्ट रूट, तो श्रावस्ती से इधर प्रतिष्ठान हो गया। उसके बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट अगर देखेंगे तो श्रावस्ती से इधर हमारा राजगीर ये वाला हो गया, श्रावस्ती से इधर राजगीर हुआ। फिर ईस्ट वेस्ट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ईस्ट वेस्ट गंगा एंड यमुना रिवर इन्होंने रखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन्होंने रॉयल हाईवे जो है वो हमारा नॉर्थ टू वेस्ट जाता है, दैट इज तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक इनका क्या जाता है, एक रॉयल हाईवे इनका जाता है। एंड यही वाली जो रॉयल हाईवे है ना तक्षशिला से पाटलिपुत्र, ये हमारी ये जो पोर्ट सिटी है ना ताम्रलिप्ति उस तक कनेक्ट होती है। सो ये इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज हो गया। द मोस्ट मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम वर तामलुक, दैट इज ताम्रलिप्ति ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड भरूच एंड सोपारारोन ऑन द वेस्ट कोस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज याद रखिएगा। देयर अपेयर्स टू हैव बीन मोर ट्रैफिक ऑन द ईस्ट कोस्ट सी रूट, एंड जो ईस्ट कोस्ट की सी रूट थी दैट इज जो ताम्रलिप्ति थी, उस पे काफी ज्यादा ट्रैफिक, काफी ज्यादा वो बिजी पोर्ट माना जाता था, बिकॉज स्वर्णगिरी से जो हमारा आ गया ना ट्रेड हो गया वो उसी साइड आ रहा है। शिप बिल्डिंग सेक्टर appears to have been heavily influenced by government। जो शिप बिल्डिंग सेक्टर होता था उसको गवर्नमेंट ही ज्यादा रेगुलेट करती थी। हम लोग क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। सो क्यों मॉडर्न पीरियड में क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, मतलब क्राफ्ट हो गया या बाकी की जो इंडस्ट्रीज हो गई, वो इतना फ्लरिश क्यों की। देखो, किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए या वहाँ के हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट सेक्टर इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए पहले तो जितने भी जो क्राफ्ट्समैन है, हैंडी क्राफ्टमैन है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई हार्म ना हो। दूसरा, ट्रेडिंग जो हो वहाँ पे वो काफी अच्छी हो, मार्केट काफी अच्छा हो। सो मॉडर्न पीरियड में जो क्राफ्ट्समैन थे, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स थे,
एंड बाकी की इंडस्ट्रीज थी तो मॉडर्न्स ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। एंड देन साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं कि उनका जो ट्रेडिंग था वो काफी अच्छा था, मतलब वो बाकी के आसपास के जितने भी देश थे, कंट्रीज थे, उनके साथ ट्रेड करते थे। बाकी के जो किंगडम्स थे, अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें, किंगडम्स के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स के साथ वो ट्रेड करते थे। एंड उसके बाद अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर भी उनका ग्रीस के साथ अच्छा खासा कनेक्शन था, तो उधर वो लोग ट्रेड करते थे। इधर कलिंग के थ्रू वो स्वर्ण भूमि से ट्रेड करते थे। सो इसलिए ट्रेडिंग फैक्टर हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्राफ्ट एंड बाकी की जो इंडस्ट्रीज थी काफी फ्लरिश करी। द बूस्ट प्रोवाइडेड टू डाइवर्स क्राफ्ट्स वाज one of the more important effects of India's political union under the Mauryas and the authority of a strong centralized government. So Mauryans जब आए थे तो इंडियन पॉलिटिकल यूनियन था। मौर्यंस ने क्या किया था, जितने भी किंगडम थे उनको पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया था। यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था सब सारे किंगडम्स का। एंड वहां पे स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट उन्होंने क्या करी, फॉर्म करी। तो अगर हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हुआ था, मतलब पॉलिटिकल यूनियन एंड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का एक इम्पैक्ट और इफेक्ट हम देख सकते हैं कि क्राफ्ट्स के ऊपर, कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की वजह से, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की वजह से जो क्राफ्ट था उस टाइम पे मॉडर्न एम्पायर में उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला। In his sevenfold division of Indian society, Megasthenes referred to artisans and craftsmen as the fourth class. अब हम आगे भी सोसाइटी में पढ़ेंगे। सो मेगास्थनीज ने क्या किया था, उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी को 7 पार्ट में बांट दिया था, 7 डिवीजन में बांट दिया था, जिसमें उन्होंने artisans and craftsmen को fourth position दी। The Earthshastra established guidelines for artisans and craftsmen. They might either labor on their own or as a part of a group. फिर अर्थशास्त्र ने क्या किया, उन्होंने artisans and craftsmen के लिए काफी वेल established गाइडलाइंस उन्होंने establish की थी, सेटअप की थी। एंड जो आर्टिसंस या क्राफ्ट्समैन थे, या तो वो लेबर प्रोवाइड करे, या तो वो किसी के लिए काम करे, या एक तरीके से एक ग्रुप फॉर्म कर दे, गिल्ड या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करे और वैसे काम करे। द लैटर सिस्टम वाज चोजन ओवर द फॉर्मर। बट जो ग्रुप वाला पार्ट था ना, कि ग्रुप फॉर्म करके काम करेंगे, सो वो ज्यादा प्रिवेलेंट था उस टाइम पे। फर्दर मोर द स्टेट हायर्ड सम आर्टिसंस सच एज आर्मर्स एंड शिप बिल्डर्स who were excused from paying taxes but were required to labor in the state's workshop। अब हमने आगे पढ़ा था ना कि कुछ कैटेगरीज को टैक्स पे करने पे वो एग्जेम थे, वो लोग को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, हाँ, बट उन्हें लेबर प्रोवाइड करना पड़ता था। सो वही है कि स्टेट ने ना कुछ आर्टिसंस को हायर किया था, आर्मर्स और शिप बिल्डर्स जैसे हो गए, ठीक है, ताकि उनका जो आर्मरी हो वो काफी डेवलप हो, उनके पास अच्छे वेपन्स हो एंड शिप बिल्डिंग। सो इन सब के लिए उन्होंने कुछ आर्टिसंस हायर किए थे। एंड ये जो आर्टिसंस थे उनको टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बस उन्हें स्टेट के लिए काम करना था। टेक्सटाइल गिल्ड्स must have been well established at this time as the Earth has sites various locations around the country that specialize in textiles। जो टेक्सटाइल गिल्ड्स थे, टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो मॉडर्न्स के टाइम पे काफी ज्यादा वेल एस्टेब्लिश थे, बिकॉज अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि अक्रॉस द कंट्री मींस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोकेशन, बहुत सारे किंगडम्स में जो टेक्सटाइल्स थे वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी स्पेशलाइज थी एंड काफी उस टाइम पे मॉडर्नाइज हो रखी थी। मथुरा, अपरांता, कलिंग, काशी, अंग, वत्स, महिसा ऑल प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो ये सारी जो जगहें थी वो सब कॉटन टेक्सटाइल प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट हम मॉडर्न पीरियड की करेंसी पे बात करेंगे। सो ड्यू टू ग्रोइंग कॉमर्स द यूज ऑफ कैश विच हैड बिगन अर्लियर इन हिस्ट्री became more popular during the modern period। So मॉडर्न टाइम में हमने देखा कि ट्रेड काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, हमने देखा कॉमर्स काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या था ना कि करेंसी का डेवलपमेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मींस अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम तो इतना नहीं चल रहा था ना, तो इसीलिए कैश करेंसी की, ऑथेंटिक करेंसी की काफी ज्यादा जरूरत। मॉडर्न पीरियड में इसीलिए जो करेंसी थी, यूज ऑफ कैश जो था वो ज्यादा पॉपुलर हुआ, जस्ट बिकॉज उनका जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बाकी के देशों के साथ, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, दोनों ही ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। मनी वॉज यूटिलाइज फॉर मोर देन जस्ट ट्रेड, इट वॉज ऑल्सो यूज टू पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सो जो पैसा था, कैश था, करेंसी थी, वो सिर्फ ट्रेड के लिए ही नहीं यूज हो रही थी, बट
वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टैक्सेस पे करने के लिए भी यूज हो रही थी। द मौर्यस इंपीरियल मनी अपीयर्स टू हैव बीन पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स bearing peacock and hill and crescent emblems known as panna। तो मौर्यन के टाइम पे उनकी जो कॉइन्स, उनकी करेंसी कैसी थी, पंच मार्क्ड थी, सिल्वर कॉइन्स बोलते थे, एंड उसके ऊपर पिकॉक्स बने हुए होते थे या हिल्स या क्रेसेंट बने हुए होते थे या एम्बलम, एंड उसको हम पन्ना बोलते थे, सिल्वर कॉइन्स। जैसे आप इसमें देखो, सो ये पंच मार्क्ड है, आपके कहीं हिल्स बने हैं, क्रेसेंट बने हैं या पिकॉक्स बने हैं, सो इस शेप के पंच मार्क कॉइन्स होते थे। कॉपर कॉइन्स विद अ पंच मार्क वर अनकॉमन। कॉपर कॉइन्स इतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थे उस टाइम पे। टोकन करेंसी वाज कॉपर मस्की, ककनी वर क्वार्टर पीस ऑफ मस्की। टोकन करेंसी वो कॉपर मस्की थी, ककीनी क्वार्टर पीस 1/4 थी मस्की की। स्वर्ण अध्यक्ष, लक्स समना अध्यक्ष, रूपा अध्यक्ष, a state official in charge of currency according to कौटिल्य। फिर ये फिर से एक इम्पोर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। सो कौटिल्य ने क्या किया था, उन्होंने, हमने पहले देखा था ना कि बहुत सारे अध्यक्ष थे, सो वही सेम की अलग अलग अध्यक्ष थे, वो करेंसी के इंचार्ज थे, जैसे स्वर्ण अध्यक्ष, लक्ष्मणा अध्यक्ष, रूपाध्यक्ष, ये स्टेट ऑफिशियल्स थे एंड ये करेंसी के इंचार्ज थे। अर्थशास्त्र मेंशंस आर स्टेट ओन्ड माइन खानी as well as the production of salt and wine। अर्थशास्त्र में एक स्टेट ओन माइन भी थी, खनी जिसको बोलते थे, एंड सॉल्ट एंड वाइन भी प्रोड्यूस होता था। शिप बिल्डिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज फॉर रॉयल मोनोपोलीज इन द माइंस एंड इंडस्ट्री स्लेव लेबर्स फॉर यूज। अब देखो, शिप बिल्डिंग या आर्मामेंट्स, हथियार बनाने का के लिए शिप बिल्डिंग, ये सब क्या हुआ था, स्टेट ने मोनोपोलाइज कर लिया था, मेगास्थनीज ने ऐसा बोला। ये जरूरी भी है, अगर उन्होंने, स्टेट ने आर्मामेंट्स को मोनोपोलाइज नहीं किया, हथियार बनाने की पूरी प्रक्रिया को अगर उन्होंने मोनोपोलाइज नहीं किया, तो क्या होगा कि कोई भी आसपास का किंगडम उठ के आएगा और वो बना लेगा। अगर उन्होंने माइंस को, मॉडर्न्स ने माइंस को मोनोपोलाइज कर लिया था, वो स्टेट अथॉरिटी थी, सो अगर उन्होंने नहीं किया तो जो आयरन बनाने वाली माइंस थी, उसमें कोई भी आएगा, आयरन बनाएगा, आयरन लेके जाएगा एंड हथियार बना के अटैक कर सकता है। सो इसीलिए उन्होंने माइंस, प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, इन सबको मोनोपोलाइज कर लिया, ताकि जो आसपास की जो सिटीज थी, अगर वो चाहे भी तो वो रिवोल्ट ना कर पाए अगेंस्ट द मॉरियंस। देन शिप बिल्डिंग, क्योंकि अब भाई उनको ट्रेड भी मोनोपोलाइज, एक तरीके से देखो शिप बिल्डिंग की थ्री ट्रेड भी मोनोपोलाइज हो गई, बिकॉज अगर आसपास की आपको बाहर की फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है तो ठीक है, लैंड रूट तो है, बट सी रूट ज्यादा इफेक्टिव था। सो अगर उन्होंने शिप बिल्डिंग को मोनोपोलाइज किया तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो अपने आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ भी ट्रेड को वो मोनोपोलाइज कर रहे हैं। सो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग यही था, शिप बिल्डिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, ये रॉयल मोनोपोलीज थी, एंड जो माइंस एंड इंडस्ट्रीज थी उसमें लेबर प्रोवाइड किए जा रहे थे। द स्टेट वाज आल्सो लार्जेस्ट ट्रेडर, जो स्टेट थे वो लार्जेस्ट ट्रेडर थे, एंड ऑफिशियल जस्ट पान्याध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कोषागार अध्यक्ष, अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, all of whom worked under the Samartha, created arrangement to control adulteration, ensure the accuracy of weights and measurement, and collect tolls। So ये जितने भी officials थे उन सबके खुद के कुछ ना कुछ काम थे, बट अगर इन सबका एक कॉमन काम क्या था कि एक्यूरेसी प्रोवाइड करना है इनको, मतलब इनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देना है। सो ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी था। सो इसके लिए अलग अलग ऑफिशियल्स थे, एंड ये ऑफिशियल्स को समार्था के अंडर काम करना था, एंड इसमें वही था कि इंश्योर करें एक्यूरेसी, वेट्स एंड मेजरमेंट्स की, एंड टोल्स कलेक्ट करें। दिस शोज दैट मॉडर्न इकोनॉमी वाज वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट इकोनॉमी। तो इतना ज्यादा इफेक्टिव, पहले तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पढ़ा कि हर एक ऑफिशियल, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक ऑफिशियल थे एंड उनके खुद के एक काम थे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद इन्होंने ये आर्मामेंट्स हो गया, शिप बिल्डिंग, उसको मोनोपोलाइज करा एक तरीके से। फिर इन्होंने क्राफ्ट्समैन हो गया, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हो गए, इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन एंड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि ये अपना काम कर सके। सो उससे वो भी इतना ज्यादा स्टैब्लिश हुआ, वो भी इतने फ्लरिश किए, क्राफ्ट्समैन, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स एंड बाकी की इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश करें। उसके बाद इन्होंने अपनी करेंसी बनाई, और मॉडर्न ट्रेड इतना ज्यादा इन्होंने फैला दिया कि जो बाहर की जो कंट्रीज थी, जैसे एंटीओकस फर्स्ट अगर हम मान लेंगे, सेल्यूसिड एम्पायर, सो इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी मॉडर्न एम्पायर के ही जो कॉइन्स थे, स्टैंडर्ड करेंसी थी, उसे ही इश्यू किए, अपनी करेंसी इशू नहीं करी। सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, मॉडर्न इकोनॉमी एक तरीके से वर्ल्ड प्रोमिनेंट इकोनॉमी बना।
मेजर क्यों बोला जाता है? मेजर फैक्टर यही था कि करेंसी का, कि इन्होंने इतना ज्यादा अपना ट्रेड इतना फ्लरिश कराया कि जो बाहर की जो कंट्री सेल्यूसिड एम्पायर, उस टाइम पे एंटियोकस फर्स्ट ऑफ सीरिया, तो इन लोगों ने क्या किया कि इंडियन कॉइन्स को ही, इंडियन स्टैंडर्ड करेंसी को इशू करना चालू कर दिया, अपनी करेंसी को नहीं किया। सो ये वाला जो फैक्टर है ना, इसकी वजह से मॉडर्न इकोनॉमी को वर्ड्स प्रोमिनेंट इकोनॉमी बोला जाता है। अब हम आते हैं मॉडर्न सोसाइटी पे। हमने ऋग वैदिक पीरियड में देखा सोसाइटी कैसी थी, मतलब उस टाइम पे ब्राह्मणिज्म ज्यादा चल रहा था, वैदिक पीरियड में ब्राह्मणिज्म ज्यादा चल रहा था, ठीक है, बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम था। फिर हम थोड़े जनपद्स पे आए, महाजनपद्स पे आए, महाजनपद्स में हमने देखा हेटेरोडॉक्सिस काफी उभर के आए। अब हम मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं कि क्या क्या है। सो मेगास्थनीज मेंशन दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द सोसाइटी वाज कंप्राइजिंग 7 कास्ट नेमली। सो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग क्या है कि इस टाइम पे जो सोसाइटी थी ना, वो 7 कास्ट में डिवाइडेड थी। अब ये इंपॉर्टेंट हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न पीरियड में जो सोसाइटी थी वो 7 कास्ट में डिवाइडेड थी, मेगास्थनीज। और वो कौन कौन सी कास्ट है? अब देखो कोड में ये आ सकता है, आपको दे देंगे एंड बोलेंगे कौन सा कोड है, आप बताओ 7 कास्ट मॉडर्न एम्पायर में कौन कौन सी थी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक है फिलोसफर्स, देन फार्मर्स, देन सोल्जर्स, देन हर्ड्समैन, आर्टिसंस एंड मैजिस्ट्रेट्स. Megasthenes, however, failed to comprehend the Indian society properly and confused among the term जाति, वर्ण and occupation. देखो मेगास्थनीज थे फॉरेनर, अब वो इंडिया है, ठीक है, उन्होंने इंडिया के उस टाइम पे समझा लोगों की सोच कैसी है, सोसाइटी कैसी है, उन्होंने मॉडर्न एम्पायर को पूरा देखा, बट स्टिल वो प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाए थे। सो यही बताया गया है कि मेगास्थनीज इंडियन सोसाइटी को प्रॉपरली डिकोड कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाए थे एंड वो जनरली कंफ्यूज हो जाते थे जाति, वर्ण और ऑक्यूपेशन के बीच में। चतुर्वर्ण सिस्टम कंटिन्यू टू गवर्न द सोसाइटी। चतुर्वर्ण क्या होगी? वो जो हमने देखा है ना वैदिक पीरियड में, इस सोसाइटी को 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया, 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से थे? हमारे ब्राह्मणिज्म, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। सो इस टाइम पे भी ये जो 4 क्लासिफिकेशन जो है वर्ण का, वो अभी भी प्रिवेलेंट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज हाई एंड द पीपल एंजॉयड मील्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड यूज्ड गोल्ड्स एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एज वेल। बट इस टाइम पे क्या था? मौर्यन एम्पायर के टाइम पे ट्रेड फ्लरिश कर रहा था, लोग काफी ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उनका। सो इसीलिए लोगों के पास मतलब खाने पीने की कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी। सो पीपल एंजॉयड मील्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड वो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी यूज करते थे। सो कॉल्ड टॉयज ऑन द ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय एंजॉयड स्पेशल प्रिविलेजेस इन द सोसाइटी। एंड इस टाइम पे भी यही था कि जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय थे, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जाता था, वो स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे इन द सोसाइटी। देखो ऑल्दो ब्राह्मण मतलब हेटेरोडॉक्स की तरफ मॉडर्न्स झुक गए थे, चले गए थे उस साइड पे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, but still Brahmanism तब भी था सोसाइटी में। Beside this, several वर्ण्स और cross breed caste have also been referred to in कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में काफी और ज्यादा वर्ण्स और कास्ट के बारे में भी उन्होंने बताया है। The caste system had become very rigid and it was almost impossible to change one's caste. और मॉडर्न्स के टाइम पे भी यही था कि कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड था, काफी स्ट्रिक्ट था एंड बहुत ही मुश्किल था कि कोई अपनी कास्ट को चेंज कर सके। The urban way of life developed and the craftsmen and merchants enjoyed a high place in the society. अगर हम देखो रूरल एरियाज की बात नहीं करें, अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे, तो जो अर्बन एरियाज में जो लोगों की जिंदगी थी वो काफी ज्यादा डेवलप थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा अच्छा था एंड जो क्राफ्ट्समैन और जो मर्चेंट्स थे उस टाइम पे, उनको काफी हाई प्लेस दी जाती थी सोसाइटी में। हाउ वर द स्टेटस ऑफ आर्टिसंस डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ वर्क दे प्रोवाइड। बट अगर हम आर्टिसंस के स्टेटस की बात करेंगे ना, सो वो इस पे डिपेंड होता था। तो अगर हम आर्टिसंस की बात करेंगे, सो उनके स्टेटस कैसे डिफाइन होता था कि वो कौन सा काम करते हैं। जैसे जो मेटल वर्कर्स हो गए या जो स्टेट के लिए जो काम, जो आर्मरी बनाते हैं, सो उनको हायर स्टेटस दिया जाता था देन दी वीवर्स एंड दी potters. Buddhist monasteries developed an important educational institution. जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी उस टाइम पे वो डेवलप हुई, वो important educational institution कहलाई गई। तक्षशिला, उज्जैनी, वाराणसी, ये सब famous educational centers थे। Technical education was generally provided through guilds where people learned the crafts from the early age. और technical education किसी भी particular चीज में, for example अगर हम pottery की बात कर ले या metal work की बात कर ले, तो इस सब में जो टेक्निकल एजुकेशन था वो गिल्ड्स प्रोवाइड करते थे, जहाँ पे लोग क्राफ्ट सीखते थे फ्रॉम देयर अर्ली एज।
The joint family system was a norm in the domestic life. Joint family system उस टाइम पे चलती थी. Polygamy was mainly confined to royal classes. जो polygamy थी, एक से ज्यादा शादी वाला, वो रॉयल क्लास तक ही कन्फाइंड थे कि वही लोग कर सकते हैं, एक से ज्यादा शादी वही कर सकते हैं. मैरिड वुमेन हैड हर ओन प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ ब्राइड गिफ्ट स्त्रीधन. जो मैरिड वुमेन थी, उनकी शादी हो गई थी, उनको ना क्या किया जाता है, जब उनकी शादी होती है तो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, ज्वेलरी, साड़ीज, वट जो भी दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्त्रीधन. तो जो स्त्रीधन है, इस टाइम पे क्या था कि जो स्त्रीधन है वो सिर्फ मैरिड वुमेन का है. वो जो शादीशुदा औरत है ना, सिर्फ उसी का है वो, और किसी का उस पे हक नहीं है. आज के टाइम पे होता है ना कि भाई ठीक है दिया, बट हस्बैंड का भी हक हो गया, फैमिली का हक है, उधर इन लॉज का हक है. बट उस टाइम पे यही था कि जो स्त्री धन दिया जा रहा है वो सिर्फ उसी का हक है जिसको वो दिया गया है. द विडोज वर गिवन रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. एंड जो विडोज थी उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था सोसाइटी में. ऑल स्त्री धन बिलोंग टू हर. जितना भी स्त्री धन था वो ब्राइड का ही है. ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वर सीवियरली डेल्ट विद. जो अगर आप वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस करते हो, क्राइम करते हो, तो उसकी सीवियरली पनिशमेंट है. Kautilya also laid down penalties against officials in charge of workshops and prisons who misbehave with women. जो कौटिल्य है, उन्होंने पेनल्टीज भी रखी थी अगेंस्ट ऑफिशियल्स या इन चार्ज ऑफ वर्कशॉप या प्रेजेंस, अगर उन्होंने वुमेन के साथ मिसबिहेव किया तो. However, women continue to face discrimination and the practice of sati had commenced, दो ओनली इन रेयर केसेस. इन सब चीजों के बाद भी, पेनल्टीज के बाद भी, पनिशमेंट्स के बाद भी वुमेन को कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था. एंड प्रैक्टिस ऑफ सती काफी प्रिविलेंट थी. रेयर केसेस में प्रैक्टिस ऑफ सती भी हमने देखी है. एंड देन ये इंपॉर्टेंट हो गया, मेगास्थनीज ने ये बोला, मेंशन दैट स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया. मेगास्थनीज ने क्या बोला कि उस टाइम पे मॉडर्न पीरियड पे स्लेवरी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी. कौटिल्य हैड नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सती सिस्टम. कौटिल्य ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है हमें सती सिस्टम के बारे में. बट स्ट्रैबो मेंशन दैट सती सिस्टम वाज प्रिवेलेंट अमंग द कथ ट्राइब्स ऑफ पंजाब. बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, जो सती सिस्टम था वो उस टाइम पे प्रिवेलेंट था पंजाब एरिया में. Some historians do not agree with Megasthenes and say that slavery was present in India, but it differed in forms and nature from that in Greece and Rome. So कुछ historians ये बोलते हैं कि हम मेगास्थनीज की बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं. इंडिया में स्लेवरी थी, हाँ, बट अगर हम फॉर्म देखेंगे स्लेवरी का तो वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम ग्रीस एंड रोम, बट स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी. स्लेवरी वॉज वॉलेंट्री इन नेचर. उन्होंने ये बोला कि स्लेवरी वॉलेंट्री थी, कि लोगों का मन होता था वो प्रोवाइड करते थे, नहीं था, नहीं मानता था नहीं, ऐसा था, वॉलंटरी नेचर. आवर फोर्स लेबर डिड एग्जिस्ट ऑन अ लिमिटेड स्केल इन इंडिया. बट ऑल्दो स्लेवरी वॉलंटरी थी, बट कहीं कहीं पे फोर्स लेबर भी था इंडिया में. दो द स्लेव्स वर नॉट ट्रीटेड सो हार्शली एज स्लेव्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. ऑल्दो ठीक है, अगर फोर्स लेबर था या स्लेवरी वॉलंटरी थी, कैसा भी था, बट स्लेव्स को हार्शली ट्रीट नहीं किया जाता था, बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता था जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम द फोर वर्न्स, कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र टॉक्ड अबाउट द वर्ण शंकरास. अब इन चार वर्ण के अलावा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्ण शंकरास के बारे में बात किया है. मतलब उन्होंने एक से ज्यादा वर्ण बताए हैं, जैसे कि निषद, मगध, सूत, वेद, चंडाल एक्सेट्रा. कौटिल्य कंसीडर्ड देम टू बी शूद्रास. सो उन्होंने ये जो बाकी के जितने भी वर्ड्स थे ना, उनको शूद्रास की कैटेगरी में ही डाला है. देयर वर सेवरल वेज ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज हंटिंग, एक्टिंग, मैजिक, ड्रामा, पेंटिंग एक्सेट्रा. सिटीजन यूज्ड टू एंटरटेन देमसेल्फ थ्रू विहार यात्रा, समाज प्रवाहना. बहुत सारे वेज ऑफ एंटरटेनमेंट भी थे, जैसे कि हंटिंग, एक्टिंग, मैजिक, ड्रामा, पेंटिंग. एंड लोग अपने आप को कैसे एंटरटेन करते थे, वो विहार यात्रा पे चले जाते थे, समाज हो गया उनका. देन प्रवाहना. प्रवाहना बेसिकली एक सोशल फंक्शन था जिसमें लोग आते थे, एक गेट टुगेदर टाइप आप बोल लो. ओके, प्रवाहना वाज अ सोशल फंक्शन व्हिच इंक्लूडेड अ गैदरिंग व्हेन ऑर्गेनाइज्ड. सो प्रवाहना एक सोशल फंक्शन था, लोग आते थे, मिलते थे, एक गेट टुगेदर टाइप का ऑर्गेनाइज लोग करते थे. अब हम आते हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैड डेवलप्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. हमने ये देखा था कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी ज्यादा डेवलप हुआ है मॉडर्न पीरियड में. हम अशोकन के पिलर से हमें कितना सब कुछ मिला है. उस टाइम पे केव्स बनाई गई, देन रॉयल पैलेस हो गए पाटलिपुत्र. सो मॉडर्न के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी डेवलप हुआ. द मेन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर रिमेन्स ऑफ रॉयल पैलेस ऑफ पाटलिपुत्र, अशोकन पिलर्स
and capitals, rock-cut caves in the Barabara and Nagarjuna Hills sculptures in terracotta figurine. So ये सारे क्या हो गए मेन एग्जाम्पल्स है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सुपरफिशियली बता दूंगी। जस्ट बिकॉज जब हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर लेके आएंगे तो उसमें मैं एक लाइन से आपको आईबीसी से लेके टिल द एंड ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, टिल द स्टार्टिंग ऑफ अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री में आपको प्रॉपरली बता दूंगी, जिसमें मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक एक चीज मैं बताऊंगी। बिकॉज इस टाइम पे स्तूपा बिल्ड होते थे, तो अब स्तूपा में क्या क्या किस किस चीजों से बनते थे स्तूपा में, फॉर एग्जाम्पल अपर रीजन को क्या बोलते थे, वो पिलर्स को क्या बोलते थे, तो ये सब कुछ हमें बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है। सो इसीलिए मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर में लेके आऊंगी। Megasthenes had described in detail about the famous city of Patliputra, modern Patna। फिर से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो मेगास्थनीज ने काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है पाटलिपुत्र को। He described it as it was stretched along the river Ganga in the form of parallelogram. It was enclosed by a wooden wall and had 64 gates। So उन्होंने बोला कि जो पाटलिपुत्र की सिटी है, जो फेमस सिटी है पाटलिपुत्र की, वो रिवर गंगा के ऊपर फैली हुई है एंड एक पैरेललोग्राम की तरह वो फैली हुई है इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम एंड ये वुडन वॉल्स से इंक्लोज्ड है एंड इसके 64 गेट। एग्जीबिशन आर ब्रॉट टू लाइट रिमेन्स ऑफ पैलेसेस एंड वुडन पैलेसेड। और कब इधर जब मॉडर्न टाइम में अगर देखेंगे तो एग्जीबिशंस किए गए, तो जब एग्जीबिशन किए गए तो पैलेसेस के कुछ रिमेन्स दिखे, वुडन पैलेसेड दिखे। मॉडर्न वुडन पैलेस सर्वाइव फॉर अबाउट 700 years। जो मॉडर्न वुडन पैलेस है वो 700 साल तक सर्वाइव किया, आप देख लो। आई ऑल्सो सॉ इट एट द एंड ऑफ 4th century AD। सो जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो है, तो उन्होंने भी मॉडर्न पैलेस को देखा। द पैलेस एंड ऑल्सो द वुडन पैलेसेड had been destroyed by the fire। The burnt wooden structure and ashes have been found from कुम्भराहार। तो जो पैलेस हो गया, जो वुडन पैलेसेड हो गया, वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था, बट स्टिल अगर हम कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हम कुछ एशेस जो है वो देख सकते हैं, वो एग्जिबिट हुए हैं फ्रॉम कुम्भराहार। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह बन सकता है। 7 रॉक कट केव्स इन बाराबारा एंड नागार्जुनी हिल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और 7 रॉक कट केव्स हो गए बाराबारा एंड नागार्जुनी हिल्स में, वो मॉडर्न पीरियड में बने हैं। तो जो 7 रॉक कट केव्स हो गए बाराबारा एंड नागार्जुन हिल्स, ये मॉडर्न पीरियड के बने हुए हैं। अगर हम नागार्जुन हिल्स की बात करें रॉक कट केव्स, तो ये अशोक एंड उनके सक्सेसर्स ने बनाए थे। The Barabara caves have been cut out of granite and are of large halls as vihars which provided place for worshippers। अगर हम बराबरा हिल्स की बात करें, सो ये ग्रेनाइट की बनाई हुई है एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे एज विहारास, जहाँ पे लोग पूजा या वर्शिप करने के लिए आते थे। अशोकन पिलर्स आर मेनली मोनोलिथिक एंड मोस्टली यूज्ड हार्ड सैंडस्टोन प्रोक्योर्ड फ्रॉम चुनार नियर वाराणसी। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। जो अशोकन पिलर्स थे वो मोनोलिथिक थे, मतलब एक ही पत्थर लिया उन्होंने और कट करके उन्होंने बनाए पिलर्स, एंड ये हार्ड सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जो चुनार नियर वाराणसी के पास एक प्लेस है चुनार, वहां से ये हार्ड सैंडस्टोन मिले एंड देन ये पिलर्स बनाए गए हैं। दे वर फाइनली चिजल्ड एंड हाईली पॉलिश्ड। ये बहुत फाइनली चिजल्ड है, हाईली पॉलिश्ड है। There are two distinct categories of modern art, royal art and popular art। दो distinct categories है modern art की, एक royal art है और एक popular art है। रॉयल आर्ट जो पैलेसेस के लिए मेनली बनी हुई है एंड पॉपुलर आर्ट आपके जो नॉर्मल आर्ट्स हो गए ना, लाइक स्कल्पचर्स, इमेजेस जो हो गए वो। सो यक्ष यक्षिणी इमेज जैसे पॉपुलर आर्ट हो गए, जो पिलर्स हो गए वो रॉयल आर्ट के हो गए। सो लायन कैपिटल कोर्ट आर्ट ये अशोकन के टाइम के, देन यक्ष, देन दीदारगंज यक्षिणी पॉपुलर, ये दोनों क्या हो गए पॉपुलर आर्ट हो गए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रॉयल बिल्डिंग्स। The Greek historians Megasthenes described the palaces of the Mauryan Empire as one of the greatest creation of mankind, and Chinese traveler find called Mauryan Palace as God-gifted monument or the monument built by God, not by humans। So ये एक source of history का एक तरीके से question है। So Greek historian Megasthenes ने describe किया कि जो Mauryan Empire के टाइम पे जो palaces थे वो इतने ज्यादा अच्छे थे, इतने सुंदर थे, इतने बड़े थे कि एक तरीके से उन्होंने ये बोला कि ये ग्रेटेस्ट क्रिएशन है मैनकाइंड का। इससे पहले मतलब किसी ने भी इतना अच्छा नहीं बनाया है। तो इट इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ अ मैनकाइंड। और जो चाइनीज ट्रैवलर है उन्होंने क्या बोला, ये जो मॉडर्न पैलेसेस है वो किसी इंसान ने तो बनाया ही नहीं है, बिकॉज इतना अच्छा कोई इंसान तो बना ही नहीं सकता। सो ये पैलेस एक गॉड गिफ्टेड है, या ये जो मॉन्यूमेंट है ये भगवान ने बनाया है, ऊपर से उतर के है, कोई इंसान तो नहीं बना सकता।
सो इन दोनों के डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो कि मॉडर्न पैलेस कितना ज्यादा सुंदर, कितना बड़ा होगा कि उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स बोले। अबाउट पाटलिपुत्र, मेगास्थनीज मेंशन इट हैज 64 एंट्रेंसेस एंड 570 टाउन्स। सो पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने क्या बोला कि ये पाटलिपुत्र जो सिटी थी उसमें 64 एंट्रेंस थे एंड इसके अंदर 570 टाउन्स थे। अगर हम पिलर्स की थोड़ा सा देखेंगे, सो मैजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर्स सिंबलाइज द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड दैट सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ। सो जो अशोकन पिलर्स है ना, सो एक तरीके से ये बोला गया कि ये सिंबलाइज करता है, ये एक तरीके से एक्सिस है हेवन एंड अर्थ का सेपरेशन, ये एक अशोकन पिलर ही करता है। ये पोएटिकल फॉर्म में बोला गया है। अशोकन मेनली यूज द पिलर फॉर द प्रोपगेशन ऑफ धामा। अशोक फर्स्ट पिलर वाज फाउंड फ्रॉम वैशाली नोन एज कोलुहा पिलर। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट हो गया। सो जो अशोक ने ये सारे पिलर्स क्यों यूज किए थे, ताकि वो जो धामा की जो पॉलिसी थी उसको क्या कर सके, प्रोपगेट करा सके, लोगों तक पहुंचा सके। अगर हम अशोक के पहले पिलर की बात करेंगे, सो वो कहाँ पे मिला है, वैशाली में मिला है, वो कोलुहा पिलर बोलते हैं। In terms of art and architecture, सारनाथ pillar of Ashok is the best example of it. अगर हम art and architecture की बात करेंगे तो सारनाथ पिलर सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। मोटिव्स एसोसिएटेड विद पिलर्स, अब कुछ मोटिव्स थे, उसपे कुछ कार्विंग्स की गई थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन लायन। सो इट अपीयर्स ऑन द पिलर्स ऑफ वैशाली, लौरिया, नंदरगढ़ एंड रामपुरवा पिलर्स। सो कुछ मोटिव्स थे, जैसे एक लायन, सो ये कहाँ पे मिला हमें, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ एंड रामपुरवा पिलर्स पे मिला हमें। एलिफेंट एंड एलिफेंट कैपिटल हमें कहाँ मिला, सनकिशा में मिला। बुल ये हमें रामपुरवा पिलर्स पे मिला। एंड फोर लायंस सारनाथ या सांची एंड सांची पिलर्स पे हमें मिला। ये देखो 4 लायंस, तो एक दो पीछे ये आपका। केव्स, द मॉडर्न पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर। अब मॉडर्न पीरियड में हमने क्या देखा, रॉक कट केव आर्किटेक्चर देखा हमने कि केव्स को उन्होंने ऐसा काट काट के, जो रॉक्स थी, सॉरी, रॉक्स को उन्होंने काट के एक तरीके से केव के शेप में उन्होंने बनाया। बाराबरा एंड नागार्जुनी हिल्स कंटेन सेवरल केव्स व्हिच वाज बिल्ट बाय अशोक एंड दशरथ। सो जो बाराबरा एंड नागार्जुनी हिल्स थे उसमें बहुत सारे केव्स थे जिसको अशोक एंड दशरथ ने बनाया था। दशरथ इज द लास्ट किंग बोला जाता है, नहीं सॉरी, दशरथ अशोक के जस्ट बाद आए थे मौर्यन एम्पायर में। सो बाराबरा एंड नागार्जुनी हिल्स, उसमें बहुत सारे केव्स हैं जो अशोक एंड दशरथ ने बनाए। The caves are simple but have highly polished interiors. Caves बाहर से तो बहुत सिंपल है, बट अगर अंदर से देखेंगे इंटीरियर्स तो वो काफी ज्यादा सुंदर एंड हाईली पॉलिश्ड है। ये हमारी बाराबरा हिल्स है। The only sculpture ornamentation is a relief carving on the doorway of a cave known as Lomas Rishi Cave. So ये वाली हमें लोमस ऋषि केव है, ये लोमस ऋषि केव है। सो लोमस ऋषि केव में हमें क्या दिखा है, स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन दिखा है डोरवे पे। दीज केव्स वर डेडिकेटेड बाय अशोक एंड दशरथ टू द आजीविकास। ये जो केव्स हैं इसको अशोक एंड दशरथ ने डेडिकेट किया है आजीविकास को। स्तूपास व ब्यूरियल माउंट्स प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड। जो स्तूपास है ये एक तरीके से ब्यूरियल माउंट्स हैं जो इंडिया में चल रहे हैं फ्रॉम दी वैदिक पीरियड ओनली। ये आपका सांची स्तूपा है, ये एमपी में लोकेटेड है। दिस इज द गेटवे ऑफ, ये आप पास से देख सकते हो, क्लोजअप गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज द मोस्ट फेमस ऑफ द अशोकन स्तूपा। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में मोस्ट फेमस अशोकन स्तूपा है। पीपरावा स्तूपा इन उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट वन। अगर हम ओल्डेस्ट वन की बात करें तो पीपरावा स्तूपा है। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट स्तूपास व्हिच वर बिल्ट बाय अशोक। For example, Bharwat Stupa, Sanchi Stupa, Dharmarajika Stupa at Sarnath, Takshila, बोधगया स्तूपा एंड बैरात स्तूपा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं जो अशोकन ने बनाए हैं। अशोक रेंग मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। अगर हम अशोक के राज की बात करेंगे कि उस टाइम पे जब वो रेन कर रहे थे, सो उस टाइम पे बुद्धिस्ट स्तूपा काफी ज्यादा डेवलप थे, काफी ज्यादा बुद्धिस्ट स्तूपा बनाए गए थे। अब हम आते हैं डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। हमने प्रॉपरली पढ़ लिया इकोनॉमी के बारे में, डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। अगर हमें कोई रिविजन करना हो जो आज हमने पढ़ा है, तो अगर हम सोसाइटी, चलो पहले आते हैं, तो सोसाइटी में हमने देखा है कि मेगास्थनीज ने सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किए थे। कौन कौन से, फिलोसफर, एग्रीकल्चरिस्ट, सोल्जर्स, आर्टिसन, शेपर्ड्स, हंटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमारे हो गए मैजिस्ट्रेट्स। बट मेगास्थनीज इतने प्रॉपरली वो नहीं बता पाए, जस्ट बिकॉज वो कुछ टर्म्स को समझ ही नहीं पाए। देन कौटिल्य आए, कौटिल्य ने और ज्यादा वर्ड्स के बारे में, कास्ट के बारे में बताया, लाइक चांडाल्स हो गए।
सो उन सबको उन्होंने शूद्रास में ही डाला। उस टाइम पे भी चतुर्वर्ण कास्ट सिस्टम चल रहा था, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन आपके वैश्य, देन शूद्र चल रहा था। स्लेवरी मेगास्थनीज ने कहीं डिस्क्राइब नहीं की थी, बट हाँ लोगों ने बोला कि स्लेवरी है, बट वॉलंटरी स्लेवरी भी थी, एंड अगर फोर्स लेबर भी था, बट जो भी कुछ था स्लेव्स को काफी अच्छा पोजीशन तो नहीं बोलेंगे, मीन्स स्लेव्स को काफी स्लेव्स के साथ काफी अच्छा व्यवहार बिहेवियर रखा गया था, कोई हार्श नहीं था स्लेव्स के ऊपर। स्त्री धन इंपॉर्टेंट था, एंड वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी अगर ऑफेंस या क्राइम करता है तो उसको सीवियरली पनिश किया जाता था। आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, इनका स्टेटस काफी ज्यादा हाई था, एंड इन लोगों का स्टेटस हाई है या लो है ये डिपेंड होता था कि वो किस टाइप का काम करते हैं, किस टाइप का क्राफ्ट बनाते हैं। तो ये थोड़ा सोसाइटी का था। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो 27 सुपरिटेंडेंट्स अध्यक्ष अपॉइंट किए थे कौटिल्य ने, ताकि वो रेगुलेट कर सके इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। एंड ये जितने भी सुपरिटेंडेंट थे कंट्रोल करते थे, रेगुलेट करते थे एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, वेट्स एंड मेजर, क्राफ्ट जैसे कि माइनिंग, वीविंग, शिपिंग एंड सो ऑन। और अगर हम बात करेंगे माइंस के बारे में या शिप बिल्डर्स बिल्डिंग के बारे में, ये सब मोनोपोलाइज कर लिया था मौर्यन एम्पायर ने। ये सब स्टेट की मोनोपोली थी, ताकि कोई उसके आसपास का देश उनसे ज्यादा बड़ी पावर ना बन सके। उसके बाद उनके ट्रेड भी काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे बाहर की कंट्रीज के साथ, इंटरनल ट्रेड भी उनका फ्लरिश कर रहा था। फिर मेन अगर हम देखेंगे तो लैंड टैक्स मेन रेवेन्यू जनरेशन था। देन 1/4 से 1/6 तक टैक्सेस वो लोग लेवी करते थे, बट जो लोग स्टेट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे, लेबर प्रोवाइड करते थे, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। अशोक के टाइम पे जो लुम्बिनी थी, लुम्बिनी प्लेस जो थी या लुम्बिनी के जो इनहेबिटेंट्स थे, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जस्ट बिकॉज वो बुद्धिस्ट बुद्धा जी के बर्थ प्लेस से आए हुए थे, सो उन्हें टैक्स नहीं पे करना था। फिर कुछ टाउन्स जो थे वो टैक्स नहीं पे करते थे, इन एक्सचेंज ऑफ द टैक्स वो क्या करते थे, वो हमारे जो भी हो ना, खाना पीना हो गया, सोल्जर्स को प्रोवाइड करना, सारी फैसिलिटीज वो सब इन रिटर्न करते थे। तो ये सारा सिस्टम भी था, बट रेवेन्यू जनरेशन एक तरीके से काफी ज्यादा था उनका। स्टेट ओन्ड लैंड को सीता बोलते थे, सीता अध्यक्ष स्टेट ओन्ड लैंड की देखभाल करते थे, ये हमने देखा। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज उस टाइम पे काफी फ्लरिश करी। देन अगर हम करेंसी की बात करें, सो करेंसी उस टाइम पे काफी ज्यादा डेवलप हुई, जस्ट बिकॉज की ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ा, एंड इवन इतना ज्यादा ट्रेड बड़ा फ्लरिश किया, एंड मॉडर्न इकोनॉमी इतना ज्यादा अच्छी चल रही थी कि जो बाहर के जो एम्पायर थे, एंटियोकस फर्स्ट हो गए, सेल्यूसिड एम्पायर हो गए, सो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड के कॉइन इशू किए एंड अपने कॉइन इशू नहीं किए। सो इस वजह से मॉडर्न इकोनॉमी वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट इकोनॉमी बन गई थी उस टाइम की। अब हम आते हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर पे। ओवर द एंड ऑफ हिज रेन अशोका's grip over the imperial organization became weak। सो अगर हम बात करेंगे अशोक के टाइम की, तो देखो स्टार्टिंग में तो अशोक बहुत ही अच्छे थे, क्रूअल एक तरीके से लोग उनको बोल देते हैं। चंद अशोक हम आते हैं ना, पहले वो काम अशोक थे, चंद अशोक पे आते हैं। सो बीच में जब उन्होंने कलिंग को जीतने से पहले तक वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उन्हें देखा जाता था। जो उनके रॉयल ऑफिशियल्स थे या जो आसपास के जो शहर के जो किंग्स थे, वो उनको काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह वो देखते थे। बट जैसे ही वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, तो उनका एक क्या था कि हम लोग एक पीसफुल तरीके से सिटीज को कॉन्कर करेंगे। सो उनकी जो धाम वाली पॉलिसी थी, धाम विजय वाली, पीसफुल कॉन्कर ऑफ दी सिटीज, सो ये लोगों को रास नहीं आई। क्योंकि अगर आप ये देखोगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई भी लीडर तभी सक्सेसफुल होगा, लोग तभी उसकी बात मानेंगे जब एक तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह उभर के आएगा। बट अशोक जब बुद्धिज्म उन्होंने एम्ब्रेस किया, तो वो एक तरीके से वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनकी बाहर निकल के नहीं आई। सो वो सॉफ्ट प्रिंस उनको बोलने लगे, सॉफ्ट किंग बोलने लगे। तो लोगों ने क्या किया, उसी चीज का ऐसा फायदा उठाया कि भाई ये तो पीसफुल तरीके से सब सॉर्ट करना चाहते हैं, शांति के रास्ते पे चलना चाहते हैं, सो उनको इतना सीरियसली नहीं लिया गया था। सो इसीलिए जो अशोक की जो ग्रिप थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, उनकी जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। द मौर्यन एम्पायर began to decline with the death of the Ashok in 232 BC and soon after it broke up। जब तक अशोक थे तब तक हाँ ये था कि अशोक की ग्रिप कमजोर हो रही थी, जो ऑफिशियल्स थे वो अपना ही कुछ भी कर रहे थे, ये सब चल रहा था। बट उस टाइम पे अशोक गद्दी पे बैठा हुआ था, डिक्लाइन नहीं हुआ था मौर्यन एम्पायर।
मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कब हुआ? जब अशोक की डेथ हो गई 232 में, तब मौर्यन एम्पायर बट गया। द एविडेंस फॉर द लेटर मौर्यंस इज वेरी मियाग्री। तो अगर हम लेटर मौर्यंस के बारे में बात करें तो उनके बारे में इतना कुछ हमें नहीं पता है। इट्स जस्ट बिकॉज कोई भी इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स उभर के नहीं आए, तो इतना कोई अच्छा एविडेंस या ऑथेंटिक एविडेंस हमें नहीं पता है लेटर मौर्यंस के बारे में। द रीजन गिवन बाय हिस्टोरियन फॉर सच रैपिड डिक्लाइन आर कॉन्फ्लिक्टिंग एज वेल एज कंफ्यूजिंग। हिस्टोरियंस ने अपने रीजन दिए कि क्यों मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। इतना जल्दी डिक्लाइन हुआ मौर्यन एम्पायर, वो जितनी जल्दी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया, उतनी तेजी से वो डिक्लाइन भी हुआ। जस्ट बिकॉज जो बाद के जितने भी रूलर्स आए थे ना, मौर्यन रूलर, वो इतने इफेक्टिव, इतने एबल रूलर नहीं थे। तो इतनी जल्दी डिक्लाइन हुआ कि जो रीजंस थे वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थे, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। कुछ हिस्टोरियंस कुछ और बोलते हैं, कुछ हिस्टोरियंस कुछ और बोलते हैं। इतना ठोस, इतना ऑथेंटिक सोर्स हमें नहीं पता है कि डिक्लाइन का वजह क्या है। बट जो हिस्टोरियंस बोलते हैं उनके बेसिस पे हमने कुछ डिक्लाइन के कॉजेस निकाले हैं। सो सम ऑफ द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर आर सक्सेसर्स ऑफ अशोका वर वीक रूलर्स। क्यों? क्योंकि सक्सेसर्स जो थे अशोका के, वो काफी वीक रूलर्स थे, पहला रीजन। दूसरा, पार्टीशन ऑफ द एम्पायर टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट अंडर दशरथ एंड कुणाल रिस्पेक्टिवली वीकन द एम्पायर। जब अशोक की डेथ हुई, तो जब अशोका की डेथ हुई तब क्या हुआ कि जो एम्पायर था वो दो हिस्सों में बट गया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में जो दशरथ थे, दशरथ को ग्रैंडसन बोला जाता है अशोक, एंड कुणाल वाज द सन ऑफ अशोक। तो जो ईस्टर्न पार्ट था वो दशरथ के अंडर आया, एंड जो वेस्टर्न पार्ट था वो कुणाल के अंदर आया। जब एम्पायर बट गया चंद्रगुप्त मौर्य से अशोका के टाइम पे, एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था। बट अशोक के बाद क्या हुआ कि जो पूरा एम्पायर था, जो पूरी मौर्यन एम्पायर था, वो एक तरीके से बट गया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। जिसने क्या किया, जो एम्पायर था उसका पोजीशन वीक कर दिया। इट कुड नॉट थ्वार्ट द ग्रीक इन्वेजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। और वो जब वीक, नॉर्थ वेस्ट के लिए बहुत इजी हो गया, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट से अगर कोई भी आता है ना तो बंगाल तक वो जा सकता है। ग्रीक इन्वेजन हुआ। इसकी बंटवारे की वजह से, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में बंटने की वजह से, एक ग्रीक को रास्ता मिल गया कि वो आके इन्वेड कर सकते हैं। द पार्टीशन ऑफ द एम्पायर डिस्टरप्टेड द वेरियस सर्विसेज एज वेल। जब पार्टीशन हुआ, अलग अलग जो सर्विसेज थी, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन का हो जाए या फिर बाकी इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स एंड एवरीथिंग, ये भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। सम स्कॉलर होल्ड द व्यू दैट द प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज ऑफ अशोका एंड प्रो जैन पॉलिसीज ऑफ हिज सक्सेसर एलिनेटेड द ब्राह्मण्स। कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि जो अशोक बुद्धिस्ट की तरफ जो उनका झुकाव था, देन उनके जो सक्सेसर्स है उनका झुकाव कुछ जैन की तरफ था। इसकी वजह से ब्राह्मण्स को एलिनेटेड फील किया। ब्राह्मण्स ने भी रिवोल्ट करना चालू कर दिया। इट इज ऑल्सो ओपाइंड दैट द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज द रिजल्ट ऑफ ब्राह्मणिकल रिवोल्ट ऑन अकाउंट ऑफ बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड अंडरमाइनिंग द प्रेस्टीज ऑफ ब्राह्मण्स। जब ये हुआ कि ब्राह्मण्स को एलिनेटेड फील हुआ, देन जब ब्राह्मण्स एलिनेटेड फील किए, उनको रिगार्ड इतना नहीं दिया गया, ब्राह्मण्स ने भी रिवोल्ट किया। इज जस्ट बिकॉज उनका जो प्रैक्टिस था, ब्राह्मण्स प्रैक्टिस क्या था कि हमें एनिमल्स का सैक्रिफाइस इज मैंडेटरी टाइप का था। उसके ऊपर रोक लगाई गई। उसके बाद उनके प्रेस्टीज के ऊपर बात आ गई। इन सब चीजों से ब्राह्मण्स ने रिवोल्ट किया। वो भी एक रीजन बोला गया मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का। इट रिजल्टेड इन रिवोल्ट ऑफ पुष्यमित्रा, द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। Ashoka's pacifist policies are also held responsible for undermining the strength of empire. जब ब्राह्मण्स ने रिवोल्ट किया, पुष्यमित्र शुंगा है, पुष्यमित्र शुंगा फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, उन्होंने भी रिवोल्ट किया। ये एक तरीके से एडरेंट थे ब्राह्मण्स के, ही सपोर्टेड ब्राह्मण्स। देन अशोका की जो पैसिफिस्ट पॉलिसी थी, मतलब वो उनका था ना कि हमें पीसफुली सब कुछ लेके चलना है, हमें धाम विजय की पॉलिसी अपनानी है। उनकी जो पैसिफिस्ट पॉलिसी थी, उसकी वजह से भी जो एम्पायर की जो स्ट्रेंथ थी, मौर्यन एम्पायर की जो स्ट्रेंथ थी, वो कम हुई। इट इज बिलीव दैट अशोका's emphasis on non-violence weakened the empire and its military strength. मैंने पहले बताया कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, अगर आपको राज्य चलाना है, आज के टाइम पे भी अगर आप बात करो, अगर कोई भी कंट्री चलानी है तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। आप सॉफ्ट पावर नहीं बन सकते। हाँ, आप मिड रास्ता, आप सॉफ्ट हार्ड दोनों बन सकते हो बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। अशोक पहले तो बहुत ही एक्सट्रीम थे, उसके बाद क्या वो बहुत ही सॉफ्ट हो गए जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। ये बोला जाता है कि जो अशोक की जो पॉलिसी थी ना, नॉन वायलेंस, उसकी वजह से एम्पायर सबसे ज्यादा वीक हुआ। उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो सबसे ज्यादा वीक हुई। देयर वाज कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द मॉडर्न इकोनॉमी अंडर द लेटर रूलर्स लीडिंग टू हेवी टैक्सेशन। अब जो बाद के रूलर है वो इतना ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया, उनका वही था पैसा उड़ाना एंड इकोनॉमी की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ वो इतना ध्यान नहीं दिए, तो जिसकी वजह से मॉडर्न इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ा। फिर जब बंटवारा हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट में जब डिवाइड हुआ, और ज्यादा मॉडर्न इकोनॉमी के ऊपर बर्डन
प्रेशर पड़ा। इट ऑल्सो हेल्प दैट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज्ड व्हिच नेसेसिटेटेड द किंग ऑफ कंसिडरेबल पर्सनल एबिलिटी। अब देखो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सेंट्रलाइज था। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एम्पायर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है तो जो किंग है उसको क्या करना है, उसको स्ट्रॉन्ग होना है, ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाना है। बट अशोक के बाद क्या हुआ, कोई भी एक तरीके से इफेक्टिव और एबल रूलर नहीं आ पाए। तो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, अब उसमें एक अच्छे रूलर की जरूरत थी, बट एक अच्छे और एबल रूलर, इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आ पाए। तो जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका सेंट्रलाइज था, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह काम किया। इन अ सिचुएशन द वीकनिंग ऑफ सेंट्रल हेड और द किंग लीड्स ऑटोमेटिकली टू वीकनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर किंग ही वीक है, हमारा जो सेंट्रल हेड है वही वीक है, जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ चला रहा है, वही वीक है, तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, वीक हो जाएगा। सो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुआ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जहां वीक हुआ वहां कोई भी एम्पायर फॉल आउट हो सकता है। द मॉडर्न स्टेट derived its revenue from taxing a variety of resources which would have to grow and expand so that administrative apparatus of state could be maintained। देखो मॉडर्न स्टेट में रेवेन्यू कहाँ से आता था कि वो अलग अलग रिसोर्सेज को वो टैक्स करते थे, कि अलग अलग रिसोर्सेज से उन्हें टैक्स मिलता था। तो इकोनॉमी भी मेंटेन करने रेवेन्यू सिस्टम मेंटेन करने, रेवेन्यू सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटिस का। सो अगर आप रेवेन्यूज बढ़ा रहे हो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटिस, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी एक्सपैंड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बट इतने अच्छे रूलर्स नहीं थे, तो उसी की वजह से जो टैक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये सब क्या हो गए, डिक्लाइन होने लग गए। Unfortunately, the Mauryan made no attempt to expand the revenue potential or to restructure and reorganize the resources। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, अशोक के बाद पे वीकन होने लग गया। जब वो वीक हुआ तो मॉडर्न्स ने ज्यादा मेहनत भी नहीं की कि वो अपना रेवेन्यू पोटेंशियल भी बढ़ाए, या उस पूरे रेवेन्यू सिस्टम को, उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो रीस्ट्रक्चर या रीऑर्गेनाइज करे। उन्होंने उन सब में कुछ भी मेहनत नहीं करी। दिस इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी व्हेन कपल्ड विद अदर फैक्टर लेड टू कोलैप्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। अब उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू नहीं जनरेट करा पाए प्रॉपरली, वो अपने रेवेन्यू को एक्सपैंड नहीं कर पाए। सो उसकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्न इकोनॉमी वीक होती गई। अब मॉडर्न इकोनॉमी वीक हुई, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुआ, देन रूलर्स नहीं अच्छे थे, उधर से ब्राह्मण्स रिवॉल्ट कर रहे थे। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, मॉडर्न एम्पायर अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया। द स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर ऑफ द गैंगनेटिक बेसिन टू द आउटलाइन एरिया लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रीजनल किंगडम्स। अब क्या हुआ, जब डिक्लाइन हुआ, सो आसपास के जितने भी जो लोग थे, जो उस टाइम पे पॉलिटिकली यूनिफाइड कह लो, जो मॉडर्न्स के अंडर थे, अब वो उतने हुए नहीं, वो एक तरीके से फ्री हो गए, लिबरेट हो गए। सो जिसकी वजह से न्यू रीजनल किंगडम फॉर्म होने लग गए। After analyzing the above reasons for the decline of the Mauryan Empire, we can conclude many reasons or factors for the decline of the Mauryan Empire। अब ऊपर के जितने भी रीजंस है उसको एनालाइज करो, आप पढ़ो, एनालाइज करो। मैं समरी देती हूँ फिर से। देखो पहला क्या था हमारा, एबल रूलर नहीं, कोई भी इतने अच्छे रूलर नहीं थे, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग रेवेन्यू अच्छे से जनरेट नहीं कर पाए, जो बाद के रूलर्स है वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए, तो मॉडर्न इकोनॉमी क्या हो गई, वीक हो गई। फिर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। सो चंद्रगुप्त मौर्य से अशोक के टाइम पे जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम कर रहा था, वो क्या हुआ, वो अशोक की डेथ के बाद नेगेटिव फैक्टर में चेंज हो गया। इज जस्ट बिकॉज बीच में सेंट्रल हेड, कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में बीच में सबसे ऊपर किंग होता है, बीच में किंग होता है। तो अगर किंग ही स्ट्रांग नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग कैसे होगा। तो इसीलिए वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नेगेटिव फैक्टर काम किया। उसके बाद रेवेन्यू अपना नहीं वो फैला पाए, तो जिसकी वजह से मॉडर्न इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो मॉडर्न इकोनॉमी वीक हो गई। देन ब्राह्मण्स रिवोल्ट हुआ उधर से। तो ये सब फैक्टर्स हमारे थे। अब इस फैक्टर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो देखते हैं। सो पुष्यमित्र usurpation of the throne cannot be seen as a Brahmin revolt because by that time the administration had become so ineffective that officials were willing to accept any viable alternative. So Pushyamitra usurpation of the throne cannot be seen as a Brahmana revolt because by that time the administration had become so ineffective that officials were willing to accept any viable alternative. तो ये बोला गया कि चाहे वो पुष्यमित्र शुंगा हो या फिर ब्राह्मण रिवोल्ट हो, सिर्फ वही कॉज नहीं था मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने का। उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा इफेक्टिव थे, कोई भी इतने एबल इफेक्टिव रूलर नहीं थे। सो जिसकी वजह से जो ऑफिशियल्स, अगर कोई भी आता, ब्राह्मण्स के अलावा, पुष्यमित्रा के अलावा कोई भी आता, वो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते एक वायलेबल ऑल्टरनेटिव को। इट्स जस्ट बिकॉज जो सेंटर था वो टूट रहा था, सो उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए ही था चलाने के लिए। देयर इज अ प्रोपोजिशन दैट टेक्स इनटू अकाउंट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। उसके बाद ये था जो अशोक की जो पॉलिसी थी ना नॉन वायलेंस वाली, सो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा
इफेक्ट पड़ा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर होना बहुत जरूरी है। जो चंड अशोक के टाइम पे था वो इतने अग्रेसिव थे कि वो एग्रेसिवली वो सब कुछ कैप्चर कर रहे थे। देन बाय दैट टाइम जब वो धाम अशोक बने तो जो पीसफुल एंड नॉन वायलेंस की तरफ जो उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है, सो वी कैन डू एनीथिंग वट एवर वी वांट, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ वो वीक होने लग गया। There is nothing in the Ashokan inscription that suggests demobilization of the army. फिर अशोक ने ये चीज बोला था ना कि ठीक है हम नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ेंगे, बट हाँ अगर कोई वॉर करने आएगा तो हम वॉर भी करेंगे। बट उन्होंने ये बोला तो था, बट कहीं पे भी ये दिखा नहीं है हमें। अशोकन इंस्क्रिप्शन में एविडेंस नहीं दिखा कि उनके अगेंस्ट जो रिवॉल्ट किया, चाहे वो ब्राह्मण्स ने किया उस टाइम पे, अशोक के टाइम पे, या किसी ने भी रिवॉल्ट किया, सो उन्होंने एक्शन लिया, ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। पुष्यमित्रा सिमिलरली कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो कंटिन्यूड। अब कैपिटल पनिशमेंट ही कंटिन्यू हो रही थी, सो उस पे भी लोगों ने एतराज जताया। देन देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट किलिंग ऑफ एनिमल्स स्टॉप कंप्लीटली। तो किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्दो सेंटर पाटलिपुत्र में बंद हो गया था, बट अगर हम प्रोविंशियल कैपिटल्स की बात करें, बाकी के किंगडम्स की एरियाज की बात करें, तो उस टाइम पे वैदिक ब्राह्मणिज्म का उस टाइम पे भी पकड़ था, क्योंकि वैदिक ब्राह्मणिज्म वर्ण सिस्टम में सबसे टॉप पे हमने देखा है। तो इसीलिए किलिंग ऑफ एनिमल्स पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टॉप नहीं था, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बंद नहीं था। Similarly, weak economic condition cannot be the cause of the modern decline, as exhibition at sites like Hastinapur and Shishupalgarh have shown improvement in the material culture. अब सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक कॉज को ही हम मॉडर्न डिक्लाइन का कॉज नहीं बता सकते, जस्ट बिकॉज ठीक है हमारा सेंटर वीक हो रहा था, बट हमारा प्रोविंशियल इकोनॉमी जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो रही थी, क्योंकि जो लोग थे आसपास, जो किंगडम्स थे प्रोविंसेस पे, वो लिबरेट हो रहे थे, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी तो सुधार ली, बट सेंटर था वो वीक हुआ। और ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने हस्तिनापुर, शिशुपालगढ़, इन सब जगहों से, एग्जीबिशन से हमने काफी चीजें निकाली हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को ये मिला कि ऑल्दो सेंटर इकोनॉमी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो रहा था, बट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, क्योंकि जो किंगडम्स थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे आफ्टर अशोका। इट इज कंसिडर्ड दैट पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। और उसके बाद क्या हुआ कि यूनिफॉर्म कल्चर नहीं था हर एक एरिया में। जैसे कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो लोग ग्रीक से इन्फ्लुएंस थे, साउथ में द्रविडियन थे, चोलास, पांड्यास, केलरा, पुत्रास थे द्रविडियन, वहां पे डायनेस्टीज चल रही थी, तो उससे वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए। ईस्ट में किससे हो रहे थे, ट्राइबल एरिया था पूरा ईस्ट में, सो उधर हो रहे थे। देन सेंटर में दिल्ली द्वाब वाले रीजन, सो वहां से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो ऐसे अलग अलग कल्चर भी डेवलप हो रहे थे। तो एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हमें ना तो सेंट्रल लेवल पे, ना प्रोविंशियल लेवल पे, ना एक तरीके से बोलो इन ऑल हमें बाद में देखने को मिला ही नहीं था। देयर वाज अ वास्ट कंट्रास्ट बिटवीन द अर्बन सेंटर्स एंड आइसोलेटेड विलेज कम्युनिटीज। अर्बन सेंटर्स तो हमारे वेल डेवलप्ड हो रहे थे, जैसे हमने मॉडर्न इकोनॉमी में भी पढ़ा कि अर्बन काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था, अर्बन एरिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। बट अगर एट द सेम टाइम अगर हम विलेज की बात करें, तो जो ट्राइबल विलेज पॉपुलेशन थी वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो रही थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही था, सेम जैसे पहले रहता था, उनकी सिचुएशन में कोई भी बदलाव एक तरीके से नहीं आया था। तो देयर वर डिफरेंस इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट रीजन, इवन लैंग्वेज स्पोकन वर वैरिड। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था अलग अलग रीजन का, वो बहुत ही डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी और पॉलिटिकली प्रोविंशियल काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, बट सेंटर पाटलिपुत्र मेन सिटी देखेंगे तो वो इतना डेवलप नहीं हो पाया। However, the cause of decline of modern empire is largely attributed to top heavy administration. बट अगर आप मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का कॉज देखेंगे, तो सबसे बड़ा क्या है कि सेंटर का वीक होना, क्योंकि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एम्पायर पूरी तरीके से टिका ही हुआ था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ही वीक हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वीक हो गया, तो नीचे के जितने भी प्रोविंशियल होंगे वो भी टूटेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। सेंटर अगर वीक हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका अगर सेंटर वीक हुआ, तो जो आसपास के जितने भी किंगडम्स, रीजन्स जो हैं, जो इसके अंडर थे, वो इंडिपेंडेंट फील करेंगे, तो वो अपना तो चलाएंगे ही ना। तो मेन जो रीजन था डिक्लाइन होने का मौर्यन एम्पायर का, वो था कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो उनका वीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कोई भी एबल रूलर नहीं बचे, कोई बैठा ही नहीं, सो वो वीक हुआ। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक अथॉरिटी वाज एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पर्सन व्हाइल नेशनल कॉन्शियसनेस वाज एब्सेंट। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सिस्टम था ना, उसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी है ना वो एक इंसान के पास है, वाइल जो नेशनल कॉन्शियसनेस की बात करें, तो लोगों के अंदर पेट्रियाटिज्म जिसको बोल सकते हैं, वो उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो बाद में जाके डेवलप हुआ था। सो
एक ब्रदरहुड, नेशनल कॉन्शियसनेस की फीलिंग उनके अंदर नहीं थी। उनके अंदर वही था कि भाई हमें तो अपना खाना पीना चलाना है, घर चलाना है। सो दे वर ओनली ऑल अबाउट की लिविंग का। उनका एक कॉमन नेशनल गोल नहीं था, नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं था, एक पेट्रियोटिज्म नहीं फील किया था। सो तो इन ऑल हम अगर देखेंगे तो क्या है कि मौर्यन अशोक के टाइम के बाद क्या हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वीकन होने लग गया। जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुआ, सो नीचे जो जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी बाकी के किंगडम्स थे, वो स्ट्रांग होने लग गए क्योंकि सेंटर वीक हुआ। सो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट इन्होंने घोषित कर दिया। तो यहाँ पे सेंटर की इकोनॉमी भी वीक होने लग गई, बट प्रोविंसेस की इकोनॉमी हमारी ग्रो करने लग गई। तो ये इंडिपेंडेंट हुए एंड दे रिवोल्ट अगेंस्ट दिस सेंटर इन ऑल। अगर हम देखेंगे उसके बाद एबल रूलर्स नहीं थे, एफिशिएंट रूलर्स हमारे नहीं आए थे। तो ये हमारा एक फैक्टर हुआ। देन दूसरा हमारा क्या फैक्टर हुआ कि जो अशोक की जो धामा पॉलिसी थी, वो लोगों को रास दिए। अशोक लीनियंट और सॉफ्ट होने लग गए, तो लोग अपनी मन मर्जी करने लग गए थे। सो ये हमारा एक फैक्टर बना। देन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में टूटना हमारा मौर्यन एम्पायर का वो हुआ। देन अलग अलग रीजन में अलग अलग इन्फ्लुएंस थे, अलग अलग कल्चर्स थे, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं हो पाया। तो ये इन और कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मौर्यन एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। लास्ट रूलर हमारे कौन थे, बृहद्रथ थे। लास्ट थे बृहद्रथ, जिनको किसने मारा, उनके ही गवर्नर ने मारा, पुष्यमित्र शुंगा। और फिर उन्होंने शुंगा डायनेस्टी क्या करी, फॉर्म करी। सो ये हमारे थे बृहद्रथ लास्ट रूलर। फिर बृहद्रथ के एक तरीके से अशोक के बाद ही डिक्लाइन का सिलसिला चालू हो गया था। देन बृहद्रथ के बाद क्या हुआ, जब पुष्यमित्र शुंगा ने उनको मारा तो शुंगा डायनेस्टी आ गई। सो फिर जो मगध था, जो मॉडर्न रूल था, जो नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ था, तो वो नॉर्थ वेस्ट से सुकुड़ के साउथ से जो कर्नाटका तक था हमारा, ईस्ट में इधर थोड़ा बंगाल असम वाला रीजन इन्होंने लिया, वेस्ट में कांधार वाला रीजन, नॉर्थ में हिमालय। सो वापस वो सिमट के कहाँ पे आ गए, पाटलिपुत्र में ही आ गया मौर्यन एम्पायर। सो ये हमने देखा पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर इन डिटेल कि मौर्यन एम्पायर क्या है, कौन कौन है उसमें। देन हमने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, देन मॉडर्न इकोनॉमी भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। प्लीज देखिए इसको एंड प्लीज क्लियर आईएएस वेबसाइट चाहिए वो भी चेकआउट करिए एंड प्लीज इसको प्लीज अच्छे से देखो, पढ़ो। मैंने इतना डिटेल में आपको बताया, इतनी मेहनत की, सो प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट मॉडर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। अरिशुंगा डायनेस्टी, शाकाज, देन पार्थियंस हो गए, देन इंडो ग्रीक्स हो गए, कुशानास। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चालू करेंगे, पोस्ट मॉडर्न्स के बारे में। सो दैट्स ऑल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।